महासेवा का यूट्यूब, ओके, फेसबुक में हो गया, लाइव कर दीजिए। फेसबुक पे लाइव पे हो हो गया। चुका है। ओके, बिल्कुल। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता है आज के इस वेबिनार में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है आंसर टू योर क्वेश्चंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ हाउसिंग सोसाइटी एंड हाइलाइट्स ऑफ लीगल प्रोविजन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन द एमसीएस एक्ट 1960। हम जानेंगे आज किस तरह से मैनेजमेंट जो हाउसिंग सोसाइटी में क्या प्रोविजन है लीगल, और बड़ा ही अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे हमारे जो की नोट स्पीकर हैं आज। आपका म्यूट हो गया। सुनील जी म्यूट हो गया आपका माइक। सुनील जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस यस, मुझे कोस्ट बना दे, हमारे टेक्निकल को बोलूंगा ऑडियो। तो जिस तरह से हमारा सब्जेक्ट बताया, एडवोकेट हमारे डीबी पाटिल साहब की नोट स्पीकर हैं और डीडी फार्मर डीडीआर है पूना के। तो बड़ा ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। आपके जो तमाम सवाल है हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड बड़े ही निराकरण मिलेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। और इस विषय को मॉडरेटर और सपोर्ट करने के लिए हमारे राजीव सक्सेना जी मौजूद हैं, जो चेयरमैन है टास्क फोर्स है महासेवा की, उसके चेयरमैन है, जो कोविड-19 में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, फाउंडर डायरेक्टर सीईओ हैं माय सोसाइटी क्लब के। महासेवा और माय सोसाइटी क्लब के राजीव सक्सेना जी का स्वागत करता हूं मैं, और तमाम जितने पार्टिसिपेट है सबका स्वागत करते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 में जिस तरह से बेहतरीन काम हो रहा है, उसमें शॉर्ट अपडेट देता हूं मैं आपको, शॉर्ट अपडेट दे दूं कि रेलवे ने घोषणा की है कि 204 रेल कोचों को आइसोलेशन सेंटर के रूप में 4 राज्यों को दिया जाएगा, और लगभग करीबन 5000 आइसोलेट सेंटर इस तरह से ट्रेन में बनाए जाएंगे जो विभिन्न राज्यों को दिए जाएंगे। इस तरह की योजना है। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप करीबन 11 लाख करोड़ रुपए हो गया। और जहां तक बात करें चीन का जो मसला चल रहा है, तो चीन इमिटेशन ज्वेलरी पर ड्यूटी बढ़ाने के लिए वोकल हुए लोकल, तो ये भी बड़ा मामला चल रहा है दोस्तों। ये थी शॉर्ट अपडेट, और हम आप बात करेंगे आज के विषय को लेकर। और आज के विषय को लेकर जिस तरह से हमारे एडवोकेट डीबी पाटिल साहब जुड़े हुए हैं इस विषय पर, मैं उनको इनवाइट करूं उसके पहले हमारे जो चेयरमैन है महासेवा के रमेश प्रभु जी, उनसे चाहूंगा कि एक वार्म वेलकम विथ वेलकम स्पीच। प्रभु सर। मैं अपना जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं उनको सबको स्वागत करता हूं। आज दूसरा दिन है जहां हमने इवनिंग से कार्यक्रम शुरू किया है, क्योंकि लॉकडाउन अनलॉक हो चुका है, लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं। लेकिन हमारा प्रोग्राम जिस तरह से हमने वादा किया था 1 साल तक हमें इसको कंटिन्यू रखना है, तो उस सिलसिला में हमने 28 मार्च 2020 से ये शुरू किया था। आज लगभग 3 महीना होने आ गया, फिर भी हम इसको कंटिन्यू रखे हैं और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। और लोगों का सुविधा होने के लिए शाम का टाइमिंग 8 से 9:30 बजे तक का किया है। मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आज मुझे खुशी हो रही कि हमारे साथ एक जो एक्सपर्ट के रूप में ऑनरेबल श्री डीबी पाटिल मौजूद हुए हैं, और वो एक फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार रह चुके हैं, और खास करके कमिश्नर ऑफिस में वो हाउसिंग को लेकर या अन्य पॉलिसी मेकिंग में उनका योगदान बहुत रहा है। उनका तजुर्बा लगभग 35 इयर्स जो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में है, वो तजुर्बा हमें देंगे। उसका अलावा महत्वपूर्ण है, और रिटायर होने के बाद वो टायर्ड हुए नहीं है और लोगों को अभी भी सेवा दे रहे हैं। और उसमें खास करके बेशुल्क, मतलब बिना शुल्क कंसल्टेंसी तो दे ही रहे हमारे जैसा प्रोग्राम में आकर। और महत्वपूर्ण ये भी है कि वो नॉलेज शेयरिंग भी कर रहे हैं, और एडवोकेट के नाते वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। यदि किसी को कुछ भी रिक्वायरमेंट है, मुंबई हो, पूना हो या महाराष्ट्र का कोई भी कोना हो, तो वो हमें एक्सपीरियंस दे रहे हैं और एक्सपर्ट भी दे रहे हैं। और हमारे जो भी आप प्रोफेशनली भी उनसे सेवा लेना चाहते हैं,
वो आप ले सकते हो। उस तरह का एक गण्य व्यक्ति आज हमारा बीच में है। तो आपको सवाल जवाब, आपका सवाल उनका जवाब, किसके ऊपर? हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजमेंट के ऊपर। और दूसरा जो व्यक्ति आज आए हैं, जो हरदरे साहब, जो हमेशा हमारा एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं और महारेरा का टेक्निकल हेड है। और हर सैटरडे अभी हमारा जो प्रोग्राम होता है उसमें स्टॉल रेरा स्टॉल प्रोजेक्ट, महारेरा स्टॉल प्रोजेक्ट के ऊपर सॉल्यूशन निकालने का पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। और मुझे लगता है विजय सामंत, जो हमारा फार्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महासेवा, वो भी जुड़े हैं। विजय सामंत को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और वो भी एक महाराष्ट्र सोसाइटी वर्क्स उस नाते और अलग-अलग एनजीओ के साथ मिलकर अच्छा लोगों को प्रबोधन कर रहे हैं, अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। राजीव सक्सेना जी, ओवर टू यू। बिफोर दैट विजय सामंत जी, आप कुछ बोलना चाहते तो मोस्ट वेलकम, प्लीज कम। ही हैज बीन पार्ट ऑफ आवर एसोसिएशन फ्रॉम द बिगिनिंग और अभी खुद का कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं। स्वागत है आपका। Thank you very much, Mr. Prabhu Saab. Thank you for it's an absolutely a great pleasure to be again associated with all the good work that you're doing. I mean, my best wishes is always there with you. बहुत अच्छा काम चल रहा है और ये जो आपने स्पेशली ये जो उपक्रम आपने लिया है हाथ में, this has gone far fetched because काफी ग्रुप्स पे मैं देख रहा हूँ कि इनविटेशन जा रहा है एंड आई ऑल्सो जेन्युइनली फील कि ये बहुत ज्यादा लोगों को हमको पार्टिसिपेशन में लेना चाहिए। और घर पे बैठे बैठे अगर इतना आप शिक्षा दे रहे लोगों को, बहुत बड़ी बात है। ऑल माय बेस्ट विशेस टू यू और हमसे जो बन पड़े व्हेनेवर रिक्वायर्ड आई एम ऑलवेज अवेलेबल। या दिस हैज बीन योर गेस्चर, दिस हैज बीन योर गेस्चर। आपको पता है जहां जहां हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजर का कंसल्टेशन होगा, कोर्सेस होगा, आप तो हमारे साथ जुड़े ही है। अभी वही भी जो सॉरी वही भी चौहान तो ही है, यशवंत राव चौहान प्रतिष्ठान। उसी तरह से यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, वो अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी हमें मैनेजर कोर्स करना चाहते हैं। और दूसरा सुनील जी, आपके पास वन मोर स्पीकर अवेलेबल है, तो बिल्कुल, आपको बिल्कुल। आज हमने कमिटमेंट ले लिया, तो आप कभी कभी स्पीकर का बारे में भी सोचते रहते हैं। विजय सामंत जी का नंबर आपको मैं देता हूँ, तो आप कभी भी उनको बुलाइए। और मैं सेशन शुरू होने के पहले एक लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। हमने 7 दिन का प्रोग्राम किस तरह से किया है। मंडे का दिन हम एनजीओ के साथ या कोई विषय, नया विषय के साथ लेकर आते हैं, जो अलग अलग एनजीओ अच्छा काम करते हैं उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, या डॉक्टर अपना प्रबोधन करेंगे। एक अन्य विषय जिसमें कोई संबंधित नहीं है हाउसिंग सोसाइटी के साथ, बट हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले का योगा हो, एक्यूपंक्चर हो, होम्योपैथी हो, या कोई भी एनजीओ जैसा रोटरी क्लब, लायंस क्लब, उनके साथ जोड़ के हम कार्यक्रम करते हैं। मंडे का दिन जरा सोशल वर्क के हिसाब से हम काम करते हैं। और ट्यूसडे का दिन हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को लेकर, वो सर्कुलर हो या आपका एक्ट के बारे में हो, अमेंडमेंट हो, उसके बारे में चर्चा करते हैं। नया कायदा आया हो, नया जजमेंट आया हो, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं ट्यूसडे का दिन। आज बहुत सारे लोगों का था, हम बहुत सारा आपका सुना है, अभी हमारा सवाल का जवाब मिलना चाहिए। उस हिसाब से आज हमने एक्सपर्ट को बुलाया, तो सवाल का जवाब उस सिलसिला में हम ट्यूसडे कर रहे हैं। और वेडनेसडे जो है, हम नॉर्मली डीड्स एंड डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करते हैं। कल का जो विषय है डीड्स एंड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू पार्किंग, कार पार्किंग। कई बार हम एग्रीमेंट फॉर सेल, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, गिफ्ट डीड, रिलीज डीड, फैमिली सेटलमेंट डीड या पार्टनरशिप डीड, जो भी अलग अलग डीड्स एंड डॉक्यूमेंट होता है उसके बारे में हम वेडनेसडे को बात करते हैं। कल हमने डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू कार पार्किंग के बारे में, अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट या कई सही है गलत है। उसी तरह से थर्सडे जो है महत्वपूर्ण विषय रखा है, वो है रीडेवलपमेंट को लेकर। ये सब शाम का 8 to 9:30 है। रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट या उसका संबंधित जो भी सवाल जवाब होगा वो हम थर्सडे रखते हैं। फ्राइडे का दिन हमने इनकम टैक्स, जीएसटी या अकाउंट्स ऑडिट के बारे में वो रखा है। तो जीएसटी के बारे में हम जो है इनकम टैक्स ऑडिट के ऊपर, अकाउंट्स के बारे में हम फ्राइडे रखते हैं। और उसके बाद सैटरडे जो है, हम लोग अभी दोपहर का प्रोग्राम रखा है, क्योंकि सैटरडे हाफ डे कई लोगों रहता है, कई बार लोगों को
ऑफिस काम रहता है, तो स्टॉल प्रोजेक्ट, महारेरा स्टॉल प्रोजेक्ट जो हम सुबह करते थे, अभी हमने सोचा है दोपहर का 4 बजे वो रखेंगे, 4 to 6 रखते हैं, ताकि लोग हाफ डे भी करते हैं या उनको अच्छा भी होगा, तो जो वक्त भी दे पाएंगे, क्योंकि ये महारेरा स्टॉल प्रोजेक्ट बहुत बड़ा काम है। तो वो हम हर सैटरडे दोपहर को 4 बजे से लेके 6 बजे तक रखेंगे। उसके बाद संडे मॉर्निंग 11 बजे से लेके 1 बजे तक हम रेरा के ऊपर अलग-अलग सेक्शन को लेकर, हर सेक्शन के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो एक-एक सेक्शन के ऊपर हमने डिस्कशन किया है संडे को लेकर, रेरा को लेकर। इस तरह से रियल एस्टेट, हाउसिंग को लेके हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। ओवर टू यू सुनील शर्मा जी। यस सर, प्रभु सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं राजीव जी को बुलाऊं उसके पहले एक छोटा सा 30 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद हम स्वागत करेंगे हमारे कीनोट स्पीकर का। जी हाँ, नो ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ छत पर वाटरप्रूफिंग का काम चल रहा है और तोड़फोड़ नहीं की जा रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? ये है डॉक्टर फिक्सिट का न्यू कोड, एक ऐसा वाटरप्रूफिंग सोल्यूशन जिसके सिर्फ 3 कोट लगाते ही लीकेज एकदम बंद। न्यू कोड फ्रॉम डॉक्टर फिक्सिट, द वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का मैं स्वागत करता हूं MNS मीडिया न्यूज सर्विस और महासेवा की इस वेबिनार में। दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा। आज हमारे जो कीनोट स्पीकर है दोस्तों, उनके लिए एक 2 लाइन बोलूंगा मैं, सायराना लाइन, और फिर राजीव जी को इनवाइट करूंगा, वो ब्रीफ देंगे हमारे जो कीनोट स्पीकर है उनके बारे में। और तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, हरदरे साहब है, आनंद गुप्ता जी, तमाम लोगों का भी स्वागत करूंगा इस सायराना अंदाज में। दोस्तों, जो लक्ष्य बड़ा रखते हैं उनके लिए लाइन है, ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में, तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, और हम सभी के सीने में लक्ष्य है। और आज हम मौजूद हैं, देख सकते हैं आप कि हम कुछ लक्ष्य सब्जेक्ट को लेकर हमेशा हर दिन मिलते हैं, और हमारे पाटिल साहब का भी लक्ष्य है, हमारे राजीव सक्सेना जी का लक्ष्य है। इसी लाइन के साथ में मैं स्वागत करता हूं हमारे जो मॉडरेटर हैं राजीव सक्सेना जी, वो बताएं आज की आगे की जो अंजाम दे इसको, और हमारे डीबी पाटिल साहब के बारे में बताइए। राजीव जी, वेलकम। नमस्कार सुनील शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। एंड सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा रमेश प्रभु जी का, जो हमारे एक विजनरी लीडर हैं इस तरह के कार्यक्रम को करने के लिए, और जो उनका सोच है, जिस तरह से वो चीजों को चेंज करते हैं, सजेस्ट करते हैं, वो एक बहुत ही विजनरी लीडर का रोल है। जैसे कि उन्होंने बोला कि सुबह की जगह हम इस प्रोग्राम को अब शाम को शुरू करेंगे, जिससे कि हमारा लोगों तक हम पहुंच सके, जैसे कि चीजें अनलॉक हो चुकी हैं। आज भी अगर मैं देखूं तो अभी हमारे जो नंबर हैं पार्टिसिपेंट्स के, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो शाम को शिफ्ट करने से हमारे नंबर कम नहीं हुए, जरूर हमको और बढ़ाना है नंबर ये, लेकिन हमारे नंबर बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत पार्टिसिपेंट्स है प्रोग्राम को लेके। अभी तक 117 पार्टिसिपेंट्स इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं, और मेरे हिसाब से नंबर ये बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा। तो सभी आज के पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और मैं रमेश जी जैसा बताया कि हमारे जो आज के कीनोट स्पीकर है मिस्टर डीबी पाटिल साहब, वो एक बहुत ही मंझे हुए और बहुत ही पारंगत वक्ता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, जो हम महाराष्ट्र सोसाइटी एक्ट के का अभी हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के होंगे इन सब्जेक्ट्स के बारे में, क्योंकि सोसाइटी में इस समय बहुत तरह तरह के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग इसके ऊपर जानना चाहते हैं कि हम इसको कैसे इनका निराकरण कर सके, चाहे वो रिपेयर का हो, चाहे वो रिकवरी का मैटर हो, इलेक्शन का मैटर हो। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं थोड़ा सा मिस्टर पाटिल जी के बारे में सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहता हूँ। जैसे रमेश सर ने बताया कि डीबी पाटिल जी DDR पूना में उन्होंने एज ए DDR करके उन्होंने रिटायर किया वहां से, और करीब 30 साल से ज्यादा का इनके पास में अनुभव है इस क्षेत्र में काम करने का। पटेल साहब ने मुंबई, पुणे, सतारा, औरंगाबाद, लातूर, नासिक एरिया में इन्होंने काम किया है।
सर ने मंत्रालय में भी काम किया है। डीबी पाटिल साहब जो है ये ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ कोऑपरेशन रजिस्ट्रार के पर्सनल असिस्टेंट की तरह भी उन्होंने काम किया है। स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर की हैसियत से इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में काम किया है। लोन वेवर स्कीम ऑफ महाराष्ट्र का जो था उसमें इन्होंने एज ए स्पेशल ऑफिसर करके अपना सहयोग प्रदान किया है। और अभी जैसे सर ने बताया कि आज भी वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देते हैं, और आज एज ए प्रैक्टिसिंग लॉ एडवोकेट की तरह अपना कार्यभार कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू वेलकम डीबी पाटिल सर टू दिस सेमिनार, दिस कॉन्फ्रेंस, एंड आई एम श्योर कि हमारे आज के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा आज उनका आगे मार्गदर्शन होगा। सर कुछ प्रेजेंटेशन अगर है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम सीधा क्वेश्चन आंसर पे वी प्रोसीड। पाटिल सर, डीबी पाटिल सर, कैन यू हियर अस? आवाज आ रही? या सर, आ रही है। बिल्कुल आई सर, आ रही है। हाँ, अभी आवाज आ रही? हाँ Yes, सर, sir. बिल्कुल आ आ रही रही है। यस आ रही है सर। हाँ, तो ये जो हाउसिंग से आ रही है अभी आवाज? हेलो, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आई सर। वीडियो आ रहा है आपको? यस सर। हाँ जी सर, यस। आज आप अच्छा दिख रहे हो, एकदम स्मार्ट दिख रहे हो। थैंक यू। बिना कोट का आते हैं तो और अच्छा लगता है। वेरी फ्रेश। शाम का टाइम है, कोट का टाइम नहीं है मेरे लिए, तो बराबर है। ठीक है। तो विल स्टार्ट विद दिस स्पेशल जो चैप्टर बनाया है उसके बारे में मैं आपको पहले ब्रीफ करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्वेश्चन जितने भी होंगे वो ले लूंगा। So I'll be briefly talking about most of the relevant and prominent provisions of the MCS Act. तो ये जो एक्ट अभी MCS में जो अमेंडमेंट हुआ है वो मार्च 2019 से ये अमेंडमेंट इन फोर्स में आई है, तो इसके लिए 1 साल अभी पूरा हो गया है। पहला जो प्रोविजन आया है जो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए अभी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो मैनेजमेंट कमेटी के इलेक्शन होंगे वो 250 मेंबर्स तक सोसाइटी को ही इलेक्शन कराना है। सो सोसाइटीज हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। So elections will be conducted at the level of the society. This is the first and foremost provision. Secondly, important provision is that if society fails to provide information asked for by the members, in that case management committee members may be fined for a delay of information up to 100 rupees per day. Maximum payment is maximum fine is of 5,000 rupees. So this is a very new provision, and no other society has been imposed such a strict provision in that. तो रिकवरी पहले जैसे ही सेक्शन 154 के तहत होगी। इस एक्ट में नए डेफिनेशन भी दिए गए हैं जो पहले आए नहीं थे, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ अलॉटी, आर्किटेक्ट, एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी इज अ न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन दिस एक्ट। ऑडिटर का भी डेफिनेशन दिया गया है, बिल्डर प्रमोटर का डेफिनेशन इसमें आया है, कॉर्पस फंड, कोऑपरेटिव हाउसिंग एसोसिएशन के सारे बड़े नए डेफिनेशन आए हैं। One more and very important provision is that minimum of 5 persons or 51 person, whichever is more, can register a society. ये नया प्रोविजन आया है। कोऑपरेटिव एक्ट में कम से कम 10 मेंबर इससे पहले लगते थे, अभी 5 मेंबर पे भी सोसाइटी हो सकती है, पर ये राइडर है कि 51% मस्ट ज्वाइन। दूसरा है कि एसोसिएशन, फेडरेशन तो पहले भी करते थे, वो 5 सोसाइटी का पहले भी था, आज भी 5 सोसाइटी का फेडरेशन है, पर इसमें जो नया कंसेप्ट आया है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग एसोसिएशन ऑफ ओनली 2 सोसाइटीज कैन ज्वाइन दिस एसोसिएशन, एंड दिस इज पॉसिबल। सेकंडली, हेलो, आवाज आ रही?
आवाज आ रही है? आपका हाँ, जो वीडियो लाइट था, बंद किया आपने, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वीडियो से या ये विड्थ भी बहुत कंज्यूम हो जाती है। बराबर बराबर, तो इसके लिए कोई मैंने बात वीडियो बंद किया। आपका आवाज बहुत अच्छा आ रहा है। यस सर, गो अहेड। मेंबरशिप जो सेक्शन 154B5 में जो मेंबरशिप आया है, पहली बार ये रिस्ट्रिक्शन आया है एक्ट में कि नंबर ऑफ मेंबर्स कैन नॉट बी मोर देन द यूनिट्स कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्लॉट। ये पहले आया है, तो ये पहले नहीं था। कई समस्याएं कुछ मफसिल एरिया में हुई है, जैसे कि सोसाइटी की में प्लॉट है 50 और मेंबर है 100, तो उसमें झगड़े हो जाते हैं। और ये तो पहली बार आया है कि मेंबरशिप इज रिस्ट्रिक्टेड टू द यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स। देन cooperative education and training to management committee members and the members is made compulsory. This provision is also there, but this is इसमें और एक नया प्रोविजन आया है कि कोऑपरेटिव एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड के बारे में जो प्रोविजन है उसके बारे में बताऊंगा। तो the every society, every housing society has to contribute, whether it is member of the federation or not, but it has to contribute to the fund of the education and training fund. एंड इसमें कंट्रीब्यूशन में फेलियर हुआ तो फेडरेशन के एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट भी इशू करके कंपल्सरीली ये फंड रिकवर कर सकते हैं। तो ये इसमें आया है। और नया प्रोविजन आया है B7 में कि नो ट्रांसफर इज इफेक्टिव अनलेस ऑल द ड्यूज ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी आर पेड। ये भी नया प्रोविजन आया है। सो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस एक्ट में लाए गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंबर को सोसाइटी में एक्ट, रूल्स, बायलॉज, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिस्ट ऑफ मेंबर्स of committee, register of members and minutes of general body and committee minutes, and those portion of his records in which his transactions are recorded, he can inspect during the office hours in the office of the society. ये प्रोविजन आया है 30 सेक्शन 32 में। ये पहले से प्रोविजन था, पर ये अभी स्पेशली इस चैप्टर में लिखा गया है। तो उसके एप्लीकेशन के ऊपर उसको इंफॉर्मेशन देनी है, और ये इंफॉर्मेशन 45 डे या 30 डेज के अंदर देनी है। और हम यदि नहीं दे पाए तो इसमें इंफॉर्मेशन न देने के कारण इसमें फाइन भी हो सकती है। दूसरी ये प्रोविजन एक्ट में आई है कि 30 डेज के अंदर ये सोसाइटी का जो शेयर कैपिटल और लैंड और लोन गवर्नमेंट का है तो 30 डेज में देना है, नॉन गवर्नमेंटल सोसाइटी है तो 45 डेज में देना है। पानी देना मुझे। हेलो, आवाज आ रही है? सर, हाँ, गो अहेड सर। यस यस सर, आवाज आ रही है, प्लीज गो अहेड। सेक्शन 154B9 में रिमूवल ऑफ मेंबर का एक नया प्रोविजन ये कानून में आया है जो पहले नहीं था। पहले सेक्शन 11 में कुछ प्रोविजन थे इंक्वायरी के लिए, पर रजिस्ट्रार में सुमोटो और ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ मेंबर ही हैज बीन ड्यूली एडमिटेड टू इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन के वायलेशन करने के बाद किसी को मेंबर किया गया है तो उसको रिमूव किया जा सकता है, पर हियरिंग जरूरी है। देन मेंबर के भी राइट्स इस एक्ट में इन्यूमरेट किए गए हैं, जैसे कि मेंबर को अलॉटमेंट का लेटर मिलेगा, उसका जो प्लॉट का होल्डिंग है, ड्वेलिंग यूनिट का है, उसके बारे में सभी पेमेंट करने के बाद उसको ये अलॉटमेंट लेटर मिलने वाला है। एंड कमिटी मेंबर, ये जो मेंबर डिफॉल्टर है यदि, तो उसको कमिटी का मेंबर नहीं बनाया जा सकता, या कमिटी का मेंबर है और डिफॉल्टर है तो उसको रिमूव किया जाएगा। मेंबर का ड्यूटी लिखा गया है कि ही शैल पे ऑल द ड्यूज टू द सोसाइटी एंड ही शैल परफॉर्म हिज ड्यूटीज एज पर द एक्ट, रूल्स एंड द बायलॉज। सो इन बायलॉज वी कैन इंसर्ट रिक्वायर्ड ड्यूटीज फॉर पर्टिकुलर हाउसिंग सोसाइटी कि इस हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरों की क्या ड्यूटी होगी, तो इसके बारे में हम एक्ट में, रूल्स में, सॉरी बायलॉज में भी प्रोविजन कर सकते हैं थ्रू अमेंडमेंट। अभी पहली बार एसोसिएट मेंबर को मेंबर के कंसेंट से ऊपर इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने का प्रावधान अभी इस एक्ट में आया है, और ये नया प्रोविजन है। पहले जैसा है पर हर मेंबर को एक ही वोट है, वो पर्सनली करना पड़ता है। और नया प्रोविजन जो आया है जो इम्पोर्टेंट है सबके लिए मैं बताऊंगा कि इन केस ऑफ इक्वालिटी
चेयरमैन हैज अ कास्टिंग वोट, ये पहली बार आया है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, तो ये आपको नोट करना है। अभी प्रोविजनल मेंबर हैज राइट टू वोट, अभी प्रोविजनल मेंबर का भी नया डेफिनेशन आया है, जो इंटीरियम मेंबर है, जो कंफर्म मेंबर नहीं है पर प्रोविजनल है, उसको भी मतदान का अधिकार दिया गया है। ज्वाइंट मेंबर है तो पहला मत वोटिंग करेगा, पहला नहीं तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा करेगा, और ये ऐसा इसमें प्रोविजन आया है। कंपनी और ये फर्म के बारे में जो ऑथराइज ऑफिसर है वोटिंग करेगा। अभी जो मेंबर के शेयर जो ट्रांसफर किए जाएंगे, तो शेयर्स आर नाउ अटैच्ड टू राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, and this can only be transferred by a registered document. So if share is to be transferred in the property, it has to be transferred through registered document. ये नया provision आया है, without registered documents no share will be transferred. Then in case of death of a member, transfer on a basis of testamentary document, succession certificate, legal heirship certificate, और a document of family arrangement executed by the persons, ये नया आया है, who are entitled to inherit the property। तो इसके हिसाब से भी कमिटी मेंबर का, डेथ हुए मेंबर का शेयर ट्रांसफर कर सकती है। नॉमिनी इज एडमिटेड एज अ प्रोविजनल मेंबर, ये नया है, टिल लीगल हेयर्स आर एडमिटेड एज मेंबर। तो लीगल हेयर जब तक रिकॉर्ड पे नहीं आते तब तक इन बीच में प्रोविजनल मेंबर को मेंबर बना सकते हैं, नॉमिनी को मेंबर बना सकते हैं। इफ देयर इज नो नॉमिनी, देन कमिटी में ट्रांसफर शेयर्स हु मे अपीयर एज हेयर्स टू द कमिटी, ये नया है। इसके बारे में जब से जैसे रूल आते हैं, रूल आने के बाद ये लागू होगा। रिजर्वेशन तो पहले जैसा है, रिजर्वेशन के बारे में कोई नया प्रोविजन नहीं है। अभी जो नया प्रोविजन आया है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि सोसाइटी इज empowered टू क्रिएट फंड्स as may be prescribed and such other funds as may the society decide। तो सोसाइटी अपने कुछ, समझो कि सोसाइटी को वाटर सिस्टम में कुछ चेंज करना है, कुछ एक्सपेंसेस करने हैं, तो हर चीज के लिए सेपरेट फंड क्रिएट कर सकते हैं, या फिर प्रिस्क्राइब जो भी फंड आएंगे रूल्स में, वो आने के बाद वो नए फंड उसमें करेंगे। ये नया प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। देन सोसाइटी में लेवी चार्जेस एज प्रिस्क्राइब्ड इन द फंड्स, ये जो फंड क्रिएट करेंगे उसके लिए सोसाइटी को अपना अपना चार्जेस लगा सकती है। जो नया प्रोविजन आया है वो भी इंपॉर्टेंट है, पहले भी एक्ट में था पर अभी स्पेसिफाइड हुआ है, जस्ट ज्यादा क्लियर हुआ है। A society shall invest in one or more ways in district central cooperative bank who is having A audit class for last 3 years, and if there is no such society whose audit class is A, if audit class is B, C or something else, then funds can be invested in nationalized bank। So ये तो important provision है, without the permission ये फंड हम कर सकते हैं, नेशनलाइज में जाएंगे और ओनली तभी जाएंगे कि जब डीसीसी बैंक का ऑडिट क्लास ए नहीं है। तो ये हमें नोट करना है। जो भी फंड जिस काम के लिए बनाया गया है उसी काम के लिए यूज किया जाएगा। फंड्स के लिए कोई रूल भी बनाने पड़ेंगे, तो जिसका जनरल बॉडी मीटिंग का उसमें रोल रहेगा। कॉर्पस फंड में भी यूटिलाइज एज पर द जनरल बॉडी मीटिंग्स। तो कमिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो भी अभी इसमें नया प्रोविजन आया है जो पहले नहीं था। कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस बाय रिटर्निंग ऑफिसर, ये पहली बार आया है। नहीं तो पहले क्या था कि रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कंडक्ट कर देता था, फिर रजिस्ट्रार के पास रिपोर्ट जाता था, फिर रजिस्ट्रार सेक्शन 73(3) के अंदर ये एक नोटिफिकेशन निकालते थे और इस नोटिफिकेशन के बाद वो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होती थी। अभी ऐसा नहीं है, उसी दिन उसी टाइम जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होंगे वो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। कैजुअल वैकेंसी भरने के बारे में भी प्रावधान किया गया है और कैजुअल वैकेंसी जैसे फिल किए जाएगी उनका टर्म भी को टर्मिनस होगा। ये 5 साल के टर्म के लिए कभी इलेक्शंस होंगे। रिजर्वेशन एससी एसटी के लिए पहले था, अभी भी है। ओबीसी के लिए पहले था, अभी भी है। डीएनटी एनटी ओबीसी के लिए है। वुमेन के लिए 2 रिजर्वेशन है पहले से।
और अभी ये जो नया प्रोविजन आया है पहली बार, जो हमें अभी नोट करना है कि मैनेजमेंट कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रेंथ या कमेटी के कोरम की स्ट्रेंथ तभी काउंट, उनके लिए ये रिजर्व सीट काउंट नहीं होगी, ये भी वैकेंट है या फिर किसी ने ये फिल नहीं हुए हैं तो काउंट नहीं होगी कोरम के लिए और कंपोजिशन के लिए। ये पहली बार आया है। कमेटी के मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पुराने जैसे रूल है, नया चेंज इसमें नहीं है, फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, if a committee member is a defaulter of any society means any bank, any cooperative credit society, any cooperative bank, किसी भी सोसाइटी का वो डिफॉल्टर रहेगा तो वो कमेटी में नहीं रह पाएगा। और पहली बार ये नया प्रोविजन आया है कि वो सोसाइटी में रहता है और सबलेटिंग का और सेलिंग ऑफ फ्लैट्स का बिजनेस उसी सोसाइटी में करता है तो उसको कमेटी का मेंबर नहीं रहना है और नहीं रह सकता है। उसके बाद रजिस्ट्रार ने जिसको भी फाइन लगाया है, जिसके ऊपर कोई चार्जेस लगे हैं, जिनको सोसाइटी को कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं रजिस्ट्रार के ऑर्डर की वजह से, वो किसी को भी सोसाइटी के कमेटी में अभी दे कैन नॉट कंटिन्यू। और ये नहीं अगर इनका डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एक्ट एंड रूल्स तो उनको नहीं रहना है। अभी सेक्शन 146 एंड 147 में जिसी को कन्विक्ट किया गया है, इम्प्रिजन हुई है, कोई चार्जेस लगे हैं, कोई फाइन लगा है तो कमेटी में नहीं रह सकते। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मेंबर ने इंफॉर्मेशन मांगी है, आपने दी नहीं है और आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए आपको यदि फाइन लगता है तो आपको कमेटी में नहीं रहना है, आप नहीं रह सकते। इतना ही नहीं बल्कि आप इलेक्शन कंटेस्ट भी नहीं कर सकते बाद में। तो मेंबर का इंफॉर्मेशन मेंबर को देना, वो जो मांगते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इट हैज बीन टेकन टू हाईएस्ट लेवल नाउ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नया है। देन पहले जैसा ही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी कैरिड आउट अगेंस्ट द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। The old provisions of section 73 ID will continue, and wherein 2/3 of the managing committee member have to sign the application. The application has to be signed before a gazetted officer or it has to be notarized. Then it has to be submitted to the registrar. The registrar will pass issue a notice meeting, and if that meeting will be presided over by the officer not below the rank of assistant registrar. ये पुराना प्रोविजन है, वैसे के वैसा है। मैनेजमेंट कमेटी ये नया आ रहा है जो अभी तक इतना क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि इसमें रूल आए नहीं, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन मुझे लगती है। जो मैनेजमेंट ऑफ अ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग सोसाइटी एंड हाउसिंग एसोसिएशन शैल बी कैरिड आउट इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अभी इसमें देखिए कि हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का भी मैनेजमेंट के बारे में रूल्स आने वाले हैं, हाउसिंग सोसाइटी के बारे में रूल्स आने वाले हैं कैसे मैनेजमेंट हो, और हाउसिंग एसोसिएशन के बारे में भी रूल आने वाले हैं। जो रूल अभी आएंगे तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे। ये नया प्रोविजन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नए सोसाइटी में जो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट की जाती है मेंबरों द्वारा खुद, या फिर कोई जमीन ली जाती है और फिर प्लॉट के अलॉटमेंट किए जाते हैं, तो ये दिस विल बी डन थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ये नया आया है। रजिस्ट्रार को कई पावर दिए गए हैं इस एक्ट में। सेक्शन B27 में रजिस्ट्रार में इशू डायरेक्शन टू सोसाइटी फॉर सर्टेन थिंग्स। His direction should be legal, of course. This direction should be within the framework of the law and the bylaw, so he can issue a direction and society has to follow. If society does not follow the direction, the registrar has a power to impose. Registrar shall do the things himself or through his officer, and the expenses will be recovered from the society, and such expenses will be not will have to be paid by the committee members from their own pocket, not from the society's funds. ये तो नया आया है, तो इसके बारे में अपील भी कर सकते हैं, पर वो ठीक है, ये भी प्रोविजन इंपॉर्टेंट आया है। हाउसिंग सोसाइटी चैप्टर में सेक्शन 154B28 में हाउसिंग फेडरेशन के पावर्स एंड ड्यूटीज दिए गए हैं। ये तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और ये नया है। गवर्नमेंट अभी कोई भी हाउसिंग फेडरेशन को किसी भी एरिया के लिए नोटिफाई कर सकती है।
जैसे पूना डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन हो या फिर थाना डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन हो, तो या फिर नासिक डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन हो, तो ये हाउसिंग फेडरेशन उसी एरिया के लिए या फिर कोई तालुके के लिए भी कर सकते हैं, जैसा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो नोटिफिकेशन इशू होने के बाद दैट हाउसिंग सोसाइटी विल हैव सर्टेन पावर्स एंड इट विल हैव टू कैरी आउट सर्टेन ड्यूटीज। एवरी सोसाइटी में एफिलिएट कहा गया है, शैल तो नहीं कहा गया है। तो एरिया में जितने भी सोसाइटी है, सोसाइटी वर्ड है, हाउसिंग सोसाइटी वर्ड नहीं है, फिर भी मैं प्रिज्यूम करता हूं कि ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए ही है। तो हाउसिंग सोसाइटी में ज्वाइन द फेडरेशन and after joining the federation it can avail many facilities from the federation. So what is the first facility to be provided by the federation? Federation shall create an education and training fund, and every housing society in the area, whether member of the federation or not, shall contribute to the education and training fund. ये बहुत ही important provision आया है, ये इससे काफी फायदा होने वाला है। और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड will be utilized for seminars, issues of housing societies, or training to managers and SROs, members and officers, and for any other purpose। ये नया आया है। देन फेडरेशन का जो पावर्स दिया है उसमें फेडरेशन शैल क्रिएट अ पैनल ऑफ मैनेजर्स एंड SROs। SRO means special recovery officers। So Federation will maintain panel and society may appoint managers out of this panel, and SRO का भी list federation बनाएगी, पर only federation has to apply to the registrar for delegating powers to such SROs, and after obtaining the powers and the conditions on which they have been they have been bestowed upon that SRO, the SRO will perform. But registrar is empowered to sumo to remove any impaneled person, because if he is a doubtful integrity, if he has been convicted, if he has been declared mentally incapable or misused his powers or failed to discharge his duties, but person can be removed only after hearing the that person. तो ये नया आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फायदा सोसाइटी को उठाना चाहिए। रिकवरी के लिए पुराना प्रोविजन है, जो लैंड रेवेन्यू कोड जो MLR एक्ट है उसके अंदर रिकवरी होती है, तो उसमें कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स, फोर्सफुल रिकवरी, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद द SROs। जो नया प्रोविजन आया है, जो प्लॉट के सोसाइटी है उनके बारे में है। जो हाउसिंग सोसाइटीज है, जो प्लॉट है उसके ऊपर बैंगलोज बने हैं या फिर कुछ बिल्डिंगें बनी है और उसका पर्पस सर्व हुआ है, ओपन स्पेस एंड स्ट्रीट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाइक कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल काउंसिल, एंड ऑब्जेक्ट इज अचीव्ड एंड सच सोसाइटीज मे बी वुंड अप। ये नया प्रोविजन है और रजिस्ट्रार के ऊपर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। सो दिस एक्ट विल बिकम मोर पावरफुल after getting the rules, and for the first time housing societies has been given such an important importance in the Maharashtra State Cooperative Societies Act 1960। इसके पहले भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट में सेपरेट चैप्टर थे, जैसे कि लैंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक या LDB जिसे कहा जाता है, उसके लिए काफी बड़ा सेक्शन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के एक्ट में है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में भी सेक्शन 110A नाम से नंबर से एक नया सेक्शन है, जो काफी दिनों से 30-40 साल से एक्ट में है। और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के बारे में भी नया सेक्शन 1917 से 2017 से एक्ट में इंसर्ट किया गया है। तो उसके बाद में अभी हाउसिंग सोसाइटी का इम्पोर्टेंस, फेडरेशन का इम्पोर्टेंस, हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरों के राइट्स, इसके बारे में ये सब प्रोविजन दिए गए हैं। तो ये नए प्रोविजन के बारे में मुझे आप सबको यही बताना था। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, और मुझे लगता है कि मेंबर उससे काफी कुछ बेनिफिट होंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम चाहते हैं कि इसका आप थोड़ा क्लैरिफाई करें। एक तो समझना ये कि हमारा जो 97th अमेंडमेंट आया था
उसके बाद में जो स्पेशल चैप्टर हाउसिंग सोसाइटी के लिए ऐड किए गए, ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन था, जिसके द्वारा हाउसिंग सोसाइटी को एक अलग से स्टेटस मिला MCS एक्ट के अंदर। तो सर मैं शुरू करूंगा एक क्वेश्चन से जो बहुत लोगों का आई थिंक प्रश्न रहेगा। इस समय जो हमने सोसाइटी में हमारा इलेक्शन के बारे में जो रूल्स अभी तक नहीं आए हैं, तो कैसे वो सोसाइटी इस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करे, जो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज के जो कमेटी मेंबर्स है उनका क्या रोल, क्या कर सकते हैं, इज देयर एनी आइडिया कि ये रूल्स कब तक पब्लिश हो सकते हैं? काफी सोसाइटीज है जहां पे अभी इलेक्शन ड्यूज है और वो लोग इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रूल्स क्लियर नहीं है। अभी देखिए कि अपने एक्ट में एक प्रोविजन है कि टिल न्यू कमिटी टेक्स ओवर द प्रेजेंट कमिटी शैल कंटिन्यू वर्किंग फॉर द सोसाइटी ए। कानून में ये सपोर्ट किया गया है। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू टेल यू। सेकंडली, rules have been submitted to the government for publication। अभी कानून के ये प्रावधान है कि जैसे ही गवर्नमेंट में रूल जाते हैं, गवर्नमेंट पब्लिशेस द रूल्स एंड कॉल्स फॉर ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस। तो ऑब्जेक्शन एंड सजेशन में रूल काफी दिन तक, कम से कम 2 महीने तक, तो 2-3 महीने तक भी ऑब्जेक्शन एंड सजेशन में रहते हैं। तो जिसको भी कोई ऑब्जेक्ट करना है, किसको भी कोई सजेशन देना है, तो उसके बाद ही रूल फाइनल हो जाते हैं। तो कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से गवर्नमेंट ऑफिस में स्टाफ का प्रेजेंसी हैज कम डाउन सब्सटेंशियली एंड गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू लुक आफ्टर दिस थिंग। तो ये अभी पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कोऑपरेशन डिपार्टमेंट जो सबमिट किए गए हैं रूल, उसको वेट करेंगी, उसमें कोई करेक्शंस करेंगी, सजेशन डिलीशन होंगे, और फिर वो लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट ही अपना कुछ जो क्राइटेरिया है उसकी वजह से फिर से देखेगी। तो ये काफी लंबा प्रोसेस है, तो मेरे ख्याल से इसमें तो टाइम लगने वाला है। दूसरी ये बात है इसमें कि कोविड-19 की सिचुएशन एंड अर्लियर सिचुएशन ऑफ some drought and other things, elections have been postponed. So in near future election may not be conducted, and society will have to continue, and the act provides for that also. राजीव जी, मैं हाँ जी इधर सर। थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। यस प्लीज सर। देखिए, मैं उस कमेटी का एक सदस्य भी हूँ। तो 165 सजेशन ऑब्जेक्शन आया था, वो बारीक से हमने वेरीफाई किया है। उसमें खास ऑब्जेक्शन यही था कि ड्राफ्ट रूल्स में इलेक्शन विल बी कंडक्टेड बाय द इलेक्शन ऑफिसर टू बी अ पार्ट ऑफ द पैनल ऑफ इलेक्शन ऑफिसर्स। मतलब महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी विल प्रिपेयर अ पैनल, और उस पैनल में से ही आपको इलेक्शन ऑफिसर लेना है। और इसको लेकर 165 में लगभग 80% जो ऑब्जेक्शन था, आप वापस इलेक्शन अथॉरिटी के पास क्यों लेके जा रहे हो? तो लोगों का यही बोलना है, मोर देन 80% ऑब्जेक्शन में, कि आप इसको पहले जैसे ही करिए। 2014 का पहले जो इलेक्शन रूल था वो हाउसिंग सोसाइटी का बायलॉ में ही था। तो हाउसिंग सोसाइटी अपना जो जिसको हम बोलते हैं अपने ही मेंबर में जो प्रपोज नहीं करना चाहता है, सेकंड नहीं करना चाहते, कंटेस्ट नहीं करना चाहते, जो डिफॉल्टर नहीं, उसको आप इलेक्शन ऑफिसर बनाइए, ताकि वो इलेक्शन कंडक्ट करेगा फ्रीली एंड फेयरली। यदि वो नहीं मिलता है, फिर आप जो है अपना पैनल ऑफ इलेक्शन ऑफिसर के पास जाइए। इस तरह का सजेशन बहुत सारा लोगों का आया, और गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सोच रही है। और इसमें सोचने के लिए जितने भी एक्सपर्ट कमिटी मेंबर है और ऑफ कोर्स लॉ एंड जुडिशरी, सबका सलाह मशवरा कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनली लॉ ये बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी यही बताया जाएगा गया है कि इलेक्शन जो है स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी ही कंडक्ट करेगी। तो छोटा सोसाइटी हो बड़ा सोसाइटी हो, इसके लिए एक कानूनी का दुविधा में फंसा हुआ है। तो जब तक ये मसला सुलझेगा नहीं, तब तक एग्जिस्टिंग कमिटी एज एडवोकेट डीबी पाटिल जिस तरह से बताया, ये जो है अभी कंटिन्यू रहेगा। एग्जिस्टिंग कमिटी नीड नॉट गेट वरीड अबाउट, तो उनका कामकाज कंटिन्यू करते रह सकता है। एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम। यस राजीव जी।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच पाटिल साहब एंड रमेश प्रभु सर। अभी इसमें क्वेश्चन जो लोगों का आता है, जो कमेटी मेंबर्स का आता है, वो ये है कि ठीक है, ये बायलॉज में प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर पुरानी कमेटी नई कमेटी नहीं बनती तो पुरानी कमेटी तब तक कंटिन्यू रहेगी। उनका क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसे मौके पे हमको कुछ पॉलिसी डिसीजन लेने हैं, अगर हमारा कुछ रिनोवेशन का काम करना है, हमारा रिपेयर का काम करना है, रीडेवलपमेंट का काम करना है, ऐसे बहुत सारे जो इश्यूज हैं, क्योंकि जहां तक हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि जो केयर टेकर कमेटी है, दे कैन नॉट टेक द पॉलिसी डिसीजंस, दे ओनली कैन टेक केयर अबाउट द रूटीन वर्क। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू दिस हाउसिंग सोसाइटी और द कमेटी मेंबर? जैसे कि रीडेवलपमेंट है या फिर कोई मेजर एक्सपेंसेस है, मैनेजिंग कमिटी, नाउ द एक्ट सेक्शन 75 provides for this budgetary budget. Society has to create a budget and get approval from the general meeting. ये तो नया प्रोविजन पहले से आया है, ये 97th अमेंडमेंट के बाद प्रोविजन आए हैं। तो सोसाइटी हैज टू क्रिएट अ बजट and get approval from the managing committee, and the expenses beyond the budget have to be approved by the general body meeting. Then redevelopment project, redevelopment itself is to be approved by the general body meeting. There is no option about it. So major decisions are to be taken in consultation with general body meeting. So special general body meeting can be called for important policy decisions, and if policy decision is approved by the general body meeting, then managing committee may go ahead. There is no issue about it. I would request Ramesh ji to add to this if anything is missing. I Yes, think you are 101% right. The committee which has been allowed to continue is a duly elected committee. So it is not that where the committee has vacated the office and then it has become a caretaker committee. Legally, because of the lapses of the government ने रूल नहीं बनाया, इसलिए वो कमिटी को आगे लिखा है, और उसमें ये भी नहीं लिखा है कि ये कमिटी जो है वो केयरटेकर कमिटी रहेगा और वो कोई भी पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता है। Yes. देखिए, जब 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, उस टाइम में भी ये वैक्यूम क्लियर हुआ था। 2 साल इलेक्शन रूल आया नहीं था। उस टाइम का कोऑपरेटिव कमिश्नर ने एक सर्कुलर इश्यू किया था, द एग्जिस्टिंग कमिटी विल कंटिन्यू, हाउएवर दे विल नॉट टेक एनी पॉलिसी डिसीजन। उधर एक केविएट डाला था। आज का जो जीआर 2 जीआर निकला, उसमें ऐसा कोई केविएट नहीं है। फिर भी एज डीबी पाटिल साहब ने सही बताया, इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल द डाउट्स एंड दिस वन, आप एक जनरल बॉडी लीजिए और जनरल बॉडी लेके उसमें निर्णय लीजिए। अभी आप बोलेंगे भाई साहब वो भी ठीक है, लेकिन अभी तो कोविड चल रहा है तो हम जनरल बॉडी भी नहीं ले सकते हैं। सर, कोविड का टाइम में सब लॉकडाउन था और आप कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेने का ताकत भी नहीं रख सकते और सोच भी नहीं सकते, और रीडेवलपमेंट या जो भी आप मेजर रिपेयर्स है वो भी आप कर नहीं सकते थे। इसके लिए मैनेजिंग कमेटी आप थ्रू दी सर्कुलर कर सकते थे बाय डिजिटल मोड। तो कई लोग व्हाट्सएप में करते थे, कई लोग एसएमएस से करते थे। डिजिटल मोड मतलब कई ईमेल्स में करते थे। तो अलग अलग माध्यम से लोगों ने अपना मीटिंग ऑफ द मैनेजिंग कमेटी थ्रू दी व्हाट्सएप भी किया है। यस राजीव जी। Yeah. Thank you, sir. Thank you for clarification. I think members very clear that अगर आपके पास में कोई भी पॉलिसी मैटर्स पे डिस्कशन करना है तो आप इस समय उसको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जनरल बॉडी मीटिंग कॉल करना पड़ेगा। कोई भी मेजर अगर आपको डिसीजन लेने, वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी हमारे जो मेजर डिसीजंस होते हैं उसके लिए जनरल बॉडी मीटिंग का होना बहुत आवश्यक है। पाटिल साहब, एक और क्वेश्चन में जो इलेक्शन रूल्स से उससे रिलेटेड पूछना चाहूंगा, वो शायद हमारे आज के सिनेरियो में भी एप्लीकेबल है। सम सोसाइटीज दे आर हैविंग वेरी लेस मेंबर, किसी के वहां पे 15 मेंबर हैं, किसी के पास 11 मेंबर हैं। वैसे सिचुएशन में जो हमारा मिनिमम कोरम है सोसाइटी का, अगर वो पूरा नहीं होता है, उसमें से भी कुछ लोग हैं जो शायद इंटरेस्टेड नहीं होते सोसाइटीज में, और कुछ लोग हैं जो शायद बाहर रहते हैं। ऐसे सिनेरियो में हम कमेटी का कोरम कैसे पूरा कर सकते हैं? इज देयर एनी वे आउट? इज देयर एनी प्रोविजन इन द बायलॉज? Committee ka meeting is to be started with quorum only. It cannot be, quorum cannot be avoided because of that is a democratically elected government, society democratically controlled. So जैसे सर in case of a society which is having a very minimum member, say 15 member, 10 member, or say 7 members or 20 members,
every meeting can be general body meeting. All the members coming together and deciding the things. That's possible. I think I was about to say that डीबी पाटिल ने मेरा दिमाग टेलीपैथी में पकड़ पढ़ लिया। लिया। देखिए, जनरल बॉडी जो है, जनरल बॉडी आपको 2 मेंबर से भी जनरल बॉडी हो सकती है और Correct. जनरल बॉडी सुप्रीम है। तो आप मैनेजिंग कमेटी न करते हुए हर बार आप जनरल बॉडी कॉल करिए, ताकि आफ्टर हाफ एन आवर यदि कोई आया नहीं है, आपका रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हो दो- जाएगा और ये जनरल बॉडी होगा। तो उसके लिए क्या है, एक ही बार तो चेयरमैन को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजिंग कमेटी सेक्रेटरी जनरल बॉडी नहीं कॉल कर सकता है। जनरल बॉडी हैज टू बी कॉल्ड बाय द चेयरमैन। फिर भी Okay. मैं आपको बताऊं कि लोगों को वो थोड़ा सा जानकारी देना होगा और कई बार अभी ये पब्लिकली भी बोलना कई बार सही है गलत है मालूम नहीं है, लेकिन नॉर्मली सोसाइटी क्या करती है, कमिटी एक दूसरे को अच्छा जानते हैं, कमिटी के अंदर अच्छा व्यवहार होता है, तो कमिटी का मेंबर का जो सिग्नेचर है, मीटिंग का सिग्नेचर बाद में लिया जाता है, तो डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद उनका जो भी चेयरमैन सेक्रेटरी या जो भी ऑफिस बेरर्स वो मिलते हैं, उसके बाद 2 मेंबर का और सिग्नेचर चाहिए, उनका घर में लेके जाते हैं और वो कोरम हुआ दिखा देते हैं। मगर वो तो हम पेपर मीटिंग भी बोल सकते हैं। हाउएवर you have to have the quorum. Without quorum, meeting of the managing committee is not valid at all. कई Right. सोसाइटी में हम ये करते हैं कि पहले ही मीटिंग में हमें ये पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो जाता है, तो एक एग्जीक्यूटिव कमिटी मतलब जो चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर है ऑफिस बेरर है, उनको एग्जीक्यूटिव कमिटी बोलते हैं। तो एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाने के लिए हम प्रावधान करते हैं, किसमें मैनेजिंग कमिटी मीटिंग में या जनरल बॉडी में, और एग्जीक्यूटिव कमिटी कैन टेक ऑल द डिसीजन ऑफ द मैनेजिंग कमिटी। ऐसे पावर भी दे सकते हैं जिससे कि एग्जीक्यूटिव कमिटी की मीटिंग लेके और अपना निर्णय ले सकते हैं। छोटा सोसाइटी में ऐसा होता है, चेयरमैन सेक्रेटरी मिलते हैं, बाकी के लोग मिलते नहीं है। आप सही बोला है, उस टाइम में Right. उनको एक ऐसा एक प्रावधान करना होगा, एग्जीक्यूटिव कमिटी इज गिवन अथॉरिटी टू टेक केयर ऑफ ऑल द डे टू डे अफेयर्स और स्मॉल रिपेयर्स, जो मैनेजिंग कमिटी का निर्णय होती है वो सब उधर कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मंथली जो मीटिंग हमारा होना है वो तो करना ही पड़ेगा। मंथली Correct. मीटिंग आपको करना है, उधर कोरम होना बहुत जरूरी है। यस सर। यस, थैंक यू सर। सर दूसरा एक अभी समय काफी बड़ा इशू इस समय चल रहा है और वो ये है कि राजीव जी, हाँ जी सर, जितने भी चैट बॉक्स में आया है तो वो भी सवाल लेते जाइए। हाँ मैं वो भी ले रहा हूँ। यस 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 यस, आई एम जस्ट टेकिंग सर। तो एक सर इशू अभी समय राजू जी फेसबुक पर भी काफी सवाल आ रहे हैं। प्रभु सर के अभी ये सवाल किया, हाँ, तो काफी सारे फेसबुक पे काफी लोग देख रहे हैं राजू जी। बिल्कुल तो बिल्कुल फेसबुक मैं में जो लेता हूँ। सवाल है वो आप करते जाइए सुनील जी। राजू जी थोड़ा ब्रेक लेंगे। दिया है जस्ट जो आपने जवाब उस पे भी उन्होंने जवाब दिया, तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा फेसबुक पे जो सवाल। ठीक है जी जी सर, राजू जी। दूसरा भी एक जो इस समय हमारे स्पेशली हमारा बॉम्बे में चल रहा है कि हाउसिंग सोसाइटी कमेटी मेंबर्स ने कुछ ऐसे नियम बना दिए हैं जहां पे वो लोग मेड सर्वेंट को अलाउ नहीं कर रहे हैं, रिनोवेशन को अलाउ नहीं कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो है शिफ्टिंग अलाउ नहीं कर रहे। तो ऐसे में कैन दी सोसाइटी हैज पावर टू गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द मेंबर? डीबी पाटिल साहब आप आंसर करिए, उसके बाद मैं करता हूँ। Constitution. You please repeat the question so I can get the actually क्या essence क्या है उसका। सर एसेंस ऐसा है कि आजकल सोसाइटीज में जो कमेटी मेंबर्स है वो लोग ऐसा इन्होंने एक रूल बना लिया है, काफी लोगों ने, वो लोग बोलते हैं कि हम हाउसमेट को अलाउ नहीं करेंगे काम करने के लिए, जबकि हमारा 31 का जो मई का ऑर्डर है वो बहुत क्लियर है कि सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल कैन वर्क इन दिस सोसाइटी और एनी वे दे कैन वर्क। रिनोवेशन के लिए वो अलाउ नहीं कर रहे कि बाहर से लोगों को हम आने नहीं देंगे। तो जब ये अनलॉक हो चुका है तो कैन सोसाइटी मेंबर, कमेटी मेंबर, do they have power, do they have authority to take such decisions? अभी दो बातें हैं। अभी पुणे में क्या हुआ है, लोकल पुलिस स्टेशन हैज अपॉइंटेड चेयरमैन एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर। Oh, तो he is police officer for the purpose of the society. तो Wow. उसके लिए अभी ये प्रोविजन नया प्रोविजन है। तो ये तो दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड्स है। तो अभी कोविड जो 19 का जो गवर्नमेंट का टाइम टू टाइम जो
डायरेक्शंस इशू किए गए वो तो फॉलो करने हैं, और कुछ डायरेक्शन में ये भी कहा गया है कि हमारे यहाँ पूना में एक पुलिस स्टेशन से या कहीं और से कुछ सर्कुलर घूम रहा है या फिर व्हाट्सएप पे घूम रहा है, कितना कंफर्म है पता नहीं, पर वो if you are maintaining physical distance and if you are maintaining enough hygiene like washing hands very often and using the mask, then this activity may be allowed by the society. But again, we cannot say if society is empowered to allow or empowered not to allow. So this is an individual decision for the member, but सोसाइटी, ये तो पुणे में एक और क्लैरिटी आया है कि इफ अ पर्सन इज वर्किंग इन द मेडिकल फील्ड and he is coming back from the hospital daily, and he cannot be prevented from entering his own house. This is so for the people who have been migrated to their village and again returning back to Pune. They also cannot be prevented from entering their own premises. This has been clear now. Right. Now the question remains about the maid and this service provider, repairman, electrician or plumber, or say water purifier repair, or all those things. So there is not much clarity from the government. So individual decision may be taken at the level of the society. That would be my suggestion. ओके रमेश सर थोड़ा ऐड करिए सर आप। या जो डीबी पाटिल साहब ने बोला उसके साथ मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे 2-3 चीज डीबी पाटिल साहब या जो इधर चेयरमैन सेक्रेटरी उनको बताना जरूरी है। देखिए, जो मेट्रो सिटीज है, वो पूना हो, नासिक हो, नागपुर हो, मुंबई हो, या अलग देश का कोई भी कोना हो, उधर मल्टी स्टोरी के अलावा हमारे पास दूसरा घर होता नहीं है। अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है तो जो कंपाउंड है, गेट है, इसको हम बोलते हैं कि कॉमन एरिया। कॉमन एरिया मतलब इट इज ए पैसेज, इट इज ए पैसेज टू माय हाउस, इट इज समथिंग लाइक ओपन एरिया। तो क्या मेरा घर में मेरा आदमी को, मेरा मेड को, या मुझे मेरा रिलेटिव को मैं बुलाना चाहता हूं, प्री कोविड में कोई रिस्ट्रिक्शन था? बिल्कुल नहीं था। यदि प्री कोविड में कोई रिस्ट्रिक्शन मेरा घर में मुझे डीबी पाटिल साहब को बुलाना है, क्या मेरा चेयरमैन सेक्रेटरी का कोई हिम्मत है डीबी पाटिल साहब को रोकने का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मेरा गेस्ट है। एक बार ये प्रावधान हमें समझ में आया कि इट इज माय राइट टू इनवाइट एनीबडी इन माय हाउस, एंड दिस इज द सोसाइटी इज ओनली गिविंग मी द कॉमन प्लेस which they are allowed to maintain and manage. That does not mean that they are anywhere given a right to stop anybody to enter my house. तो ये नहीं है। लेकिन जैसा डीबी पाटिल ने साहब ने बताया, 26 मार्च 2020 को रजिस्ट्रार ने और कलेक्टर ऑफ द एवरी डिस्ट्रिक्ट ने एक सर्कुलर जारी किया। लॉकडाउन जारी हुआ, इसके लिए सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी ने ये देखना चाहिए नो आउटसाइडर शुड कम इन। ठीक है, नो आउटसाइडर शुड कम इन। They started following that guideline, which is also very good. अच्छा है, करेक्ट। मगर जो 5th लॉकडाउन या मिशन बिगिन अगेन जब होता है, अभी उसका भी प्रोविजन देखना चाहिए। वो जब मिशन बिगिन अगेन 1 आप देखते हैं तो उसमें जो लॉकडाउन ओपन करने का, अनलॉक करने का 3 फेसेस बताया, और पहला फेस में ये बताया गया कि जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, एटसेट्रा, लाइक एवरीबडी इज अलाउड टू वर्क इन द प्रीमाइस ऑफ द सोसाइटी और एनीवेयर। और दूसरा महत्वपूर्ण ये भी जानना जरूरी है, उस मिशन बिगिन अगेन में ये लिखा है व्हाट इज प्रोहिबिटेड इन दिस आर ओनली प्रोहिबिटेड, रेस्ट ऑल द अदर एक्टिविटीज आर परमिटेड बाय मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस एंड एनी नेसेसरी प्रिकॉशन रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्लियर हो गया कि मेड सर्वेंट को आने का या इलेक्ट्रिशियन को करने का, शिफ्टिंग ऑफ टेनेंट करना, रिपेयरिंग करना, वो अलाउड है। ये जो लॉकडाउन के टाइम में जो 26 मार्च 2020 का जो सर्कुलर कलेक्टर ने इश्यू किया, दैट गेट्स
वो रिटर्न by 31st May 2020 circular of the government of Maharashtra, 30th of May 2020 circular of central government. फिर भी अभी भी सोसाइटी यही बोलती है कि रजिस्ट्रार ने वो सर्कुलर दिया ना, कलेक्टर ने वो सर्कुलर दिया ना, अभी कलेक्टर को बोलो सबको एंट्री किया हुआ ऐसा सर्कुलर आप लेके आओ, तब हम एंट्री करते हैं. दिस इज टू मच ऑफ द सोसाइटीज. सो देयरफॉर ऑन 6 जून 2020 में हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस लिया था. 650 लोग आए थे. उधर मेजोरिटी लोगों ने यही बताया कि ये गलत है, हमें समझ में आता है, लेकिन हम गवर्नमेंट का गाइडलाइन वेट कर रहे हैं. हमने गवर्नमेंट को गाइडलाइन के लिए लिखा और अभी भी हम वेटिंग कर रहे हैं. लेकिन आज हमें पता चला, जब एमसीजेएम में पता किया तो वो बोला कि आपका सोसाइटी, जिस तरह से डीबी पाटिल ने साहब ने बताया, ये आपका इंटरनल मामला है, आप रजिस्ट्रार से इसके ऊपर गाइडलाइन ले लो, क्योंकि रजिस्ट्रार ने आपको बताया था, तो आप रजिस्ट्रार से गाइडलाइन ले लो, बिकॉज वी कैन नॉट गिव यू एनी गाइडलाइन. पूना म्युनिसिपल ने दिया होगा, कल्याण डोंबिवली ने दिया, थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया, उनका निजी मामला है. लेकिन हम ऐसे सर्कुलर या क्लैरिफिकेशन आपको नहीं देंगे, आपको रजिस्ट्रार के पास लेना है. तो हम अभी रजिस्ट्रार को लेटर लिखेंगे, आने वाला 1 हफ्ते के अंदर उसका क्लैरिफिकेशन भी लेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू रमेश सर, आपने बहुत अच्छे से इसको पूरा एक्सप्लेन किया. आई थिंक मेंबर जो आज यहाँ पर प्रेजेंट है, दे विल टेक अ नोट ऑफ इट कि क्या अधिकार हमारे पास में है ऐसे समय में रोकने का और उनको अलाउ करने का. सर एक क्वेश्चन है जो व्हाट्सएप पे मैं देख रहा था, अपना फेसबुक पे भी, इस पे भी है, वो चैट में भी है. कैन वी टेक द managing committee meeting, is it mandatory to during the to conduct the managing committee meeting during the COVID period? Patil sir, There is no exemption given in the COVID period for a managing committee meeting. Actually, Commissioner Sri Ajit Kaude Sahab has, Anil Kaude Sahab has issued a circular that you can conduct an online meeting. yes. So the exemption is not there, and you can conduct online meeting. So it is a COVID-free meeting, in fact. Right, right. Online meeting doesn't infect anybody. Correct. तो जैसा अभी बताया पटेल सर. हाँ जी सर. आप एक सवाल कर लें, उसके बाद एक छोटा सा हम रिलैक्सेशन देंगे हमारे जो की नोट स्पीकर है उनको और आपको भी, ताकि बच्चे जो आपके सवाल हैं चैट बॉक्स में वो ले लें. इस बीच में इनवाइट करूंगा शीतल नातू जी को, प्लीज. ओके सर, आपको बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन जिस तरह से कोविड शुरू हुआ, तो हम अलग अलग प्रावधान कर रहे थे कि लोगों को शेतकरी का माल, यानी एग्रीकल्चर का माल हाउसिंग सोसाइटी में कैसा पहुंचा सकते हैं. उस सिलसिला में हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से डिस्कस करते हुए तो हमने एक प्रावधान किया, फार्म टू होम. फार्म टू होम ऐसा एक प्रावधान है जिसमें कि हर हाउसिंग सोसाइटी वाले अपना जो डायरेक्ट फ्रॉम द फार्मर्स प्रोड्यूस ले सकते हैं. वो डिस्कस करने के लिए मुझे लगता है अभी करण नायक आ रहे हैं. सुनील जी, कौन आ रहा है? शीतल नातू मौजूद है हमारे साथ में. अच्छा, शीतल नातू को शीतल नातू मौजूद है पूना से, और हमारे कीनोट स्पीकर भी पूना से हैं. तो शीतल जी प्लीज वेलकम. करण नायक को हम बुलाते हैं. प्रेझेंटेशन आफ्टर मॅडम. या शीतल मॅडम, तुम्ही 2 मिनिट एक्सप्लेन करा, त्याच्यानंतर करण नायकला आपण बोलूया. Sure. So thank you, sir. So farm to home, as the name suggests, is getting the produce which is essential commodities like fruits and vegetables from the farmers and directly to society members. तो ये इसमें you can order like you do any e-commerce shopping, ऑनलाइन शॉपिंग है वैसे आपको शॉप करना है. और इससे फायदे ऐसे हैं कि आपको एक तो प्रोड्यूस फ्रेश मिल जाएगा विच इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द फार्मर्स, पैक्ड स्टेट में हो जाएगा. दैट मीन्स उसको कंटेमिनेशन ऑफ कोविड एंड थिंग्स लाइक दैट वो कंप्लीटली जीरो डाउन हो जाएगा. और आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो भी योर करेंसी एंड सोशल डिस्टेंसिंग भी वैसे बरकरार रहेगा. सो दीज आर द मेजर्स दैट वी हैव टेकन. Another measure that we have extended further, which Naik sir is also going to explain, is ozonization. Ozonization is a technique that disinfects all the produce. तो अगर ट्रैवल में या ट्रांसपोर्ट में कुछ भी अगर डिसइंफेक्टेंट्स हैं, so this cleanses the whole process and gives you a fresh produce. अभी इसके बारे में आपको प्ले स्टोर पे जाके आपका सोसाइटी इज रजिस्टर्ड
Generally, there are several societies that are registered, but you just have to check if your society is there. Then you can directly enter. If you see some produce, that's well and good. If you don't see, then please contact. उसके bottom में हमारा number है. Please get in touch with us if your area is not serviced. अगर आपको प्रोड्यूस दिख जाता है तो आपको लाइक एनी अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपको वहां पे शॉपिंग करने के लिए ये है. सो एक छोटा सा एवी है जो हमने इस दौरान बनाया था. आई विल प्ले दैट एंड देन ओवर टू यू सर. तेवीस मार्च 2020 संपूर्ण भारतात लॉकडाऊनची घोषणा. 15 एप्रिलपर्यंत परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता. पनवेल मार्केट यार्ड, पुणे मार्केट यार्ड बंद. फळे पालेभाज्या यांची वाहतूक होत नाही आहे. शेतात शेतीमाल तयार होतो आहे पण तो नेता येत नाही. तर दुसरीकडे बाजारात भाजीपालाच नाही अशी परिस्थिती. यावर काहीतरी मार्ग काढलाच पाहिजे. यातूनच श्री रमेश प्रभू सर यांच्या कल्पनेतून फार्म टू होम ऑनलाईन या संकल्पनेचा जन्म झाला. त्याला प्रत्यक्ष उतरवण्याचे श्रेय जाते शीतल नातू व त्यांच्या टीमला. 15 दिवस रात्र मेहनत करून अनेक तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन त्यांनी ग्राहक ते शेतकरी यांना जोडणारा एक महत्त्वाकांक्षी डिजिटल दुवा तयार केला. या दुव्याद्वारे आता शेतकरी आपला माल थेट प्रत्यक्ष निर्धारित केलेल्या हाऊसिंग सोसायटींपर्यंत अत्यंत सुरक्षितपणे घेऊन जाऊ शकतो. घर बसल्या एका ॲपद्वारे प्रत्येक ग्राहक आपला हव्या असलेल्या मालाची नोंदणी करतात. या मालाची एकत्रित नोंदणी महासेवक किंवा नेमून दिलेल्या स्वयंसेवी संस्था ह्यांच्याकडे ती येते. तो त्या मागणीची बाजार. शीतल मैडम, आपका वीडियो रुक गया है. ओके नो प्रॉब्लम. तो इसीलिए यस, सुभाष जी का छोटा सा वीडियो प्ले कर देती हूँ. बिल्कुल दिखाइए. उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने क्या कहा फार्म टू होम पर, ये दिखाते हैं आपको. जी शीतल जी. हाँ जी. प्ले नहीं हो रहा. आप सुभाष देसाई जी का वीडियो ओके प्ले करिए ना. मैंने I did. Let's see. Start broadcast. आप बताएं. यस दिख रहा. मिळायला थोडासा वेळ. देसाई साहेब, आपण हा जो उपक्रम घेतलेला आहे त्यामुळे वी आर बिल्डिंग मिसिंग लिंक बिटवीन द फार्मर्स अँड कन्झ्युमर्स. जे एपीएमसी आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समिती, ती सुरू होण्यासाठी खूप प्रयत्न झालेले आहेत आणि चालू पण आहे. तरी सुद्धा त्यांना काही अडचणी येतात आणि त्याच्यामुळे काही वेळा माणसं मिळणं किंवा इतर काही अडचणीमुळे 100% कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून सेवा मिळायला थोडासा वेळ लागतोय. परंतु आपण ह्या ज्या गोष्टी आता करतायत की शेतकऱ्याचा त्यांनी उत्पादन केलेला माल, मग त्याच्यात भाजीपाला, फळफळावळ, इतर शेतमाल हा डायरेक्ट कंझ्युमरला त्याच्या दारापाशी मिळणार असेल तर त्याच्यासाठी गरज होती ती असोसिएशनची किंवा फेडरेशनची. ती गरज तुम्ही पूर्ण केलेली आहे. तुमची फेडरेशन याच्यात उतरल्यामुळे मी या हाऊसिंग फेडरेशनला मनापासून धन्यवाद देतो. तुम्ही याचा पुढाकार घेतला म्हणून सीए रमेश प्रभू तुमचे पण आभार. आणि त्याचबरोबरीनं महासेवा आणि इतर ह्या ज्या यंत्रणा आहेत या सगळ्या आलेल्या आहेत आणि सुभाष लाला साहेबांनी यात लक्ष घातले. तेजेंद्र त्यागी यांनी लक्ष घातलेलं आहे. विनोद घोसाळकरांसारखे सहकार क्षेत्रात काम करणारे, सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते याच्यात उतरलेले आहेत. या सगळ्यांच्या एकजुटीमुळे आणि परस्पर सहकार्यामुळे आज लॉकडाऊनच्या काळामध्ये
जेव्हा ग्राहकांना काही वस्तू मिळायच्या बाबतीत अडचणी होत आहेत तर त्यांच्या दारापर्यंत हा जर ताजा शेतमाल आला आणि तो परत वाजवी दरामध्ये, तर खरोखरच ग्राहकांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि ह्या लॉकडाऊनचा जो काळ आहे तो सुसह्य होईल आणि त्यामुळे ह्या उपक्रमाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. माझ्याकडून कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य आपल्याला लागत असेल तर आपण अवश्य सांगा. आम्ही सर्वजण आपल्या बरोबर काम करायला तयार आहोत. आम्हाला त्याचा आनंद होईल. धन्यवाद. येस सर, धन्यवाद सर. एकच मिनिट मी आपल्याला सांगतो. आमचं सुनील जी, या सुनील जी, थोड़ा सा ओजोनाइजेशन के बारे में बिल्कुल करण जी अभी बताएंगे. बिल्कुल. करण नाइक जी को इनवाइट करूंगा. किस तरह से फार्म को होम को ओजोनाइज हम कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से फ्रेश वेजिटेबल वगैरह, और वो भी WHO के मापदंड पर खरी उतरेगी. इस तरह से फार्म टू होम का कॉन्सेप्ट है, के लिए इनवाइट करूंगा मैं मिस्टर करण नाइक को. करण नाइक जी, प्लीज वेलकम. स्माइल इवनिंग टू एवरीबॉडी. यस सर. सगळ्यांना माझा नमस्कार. और आज का ये जो प्रोग्राम है उसमें हम आपको फार्म टू होम जो कंसेप्ट है अपना, फार्म टू होम में वीर एग्रो जो कंपनी है that has been connected with farm to home as a vendor, as a supplier to connect the farm and direct supply to the societies here in Mumbai. So I'll just give you sir, तुमचा वॉल्यूम नाही येत आहे. सॉरी, वॉल्यूम आहे ना सर? वॉल्यूम गेला तुमचा. आ रहा है, नहीं वॉल्यूम आ रहा है, बराबर है, ऑडिबल सर. Yeah, so I'll just start with my small presentation today. Why Veer Agro and why farm to home. So I'm just giving me a small presentation on that. So here we are talking that everybody can order online directly via the app that we have, that is Farm to Home Online. Once you have these Farm to Home Online app, you can order it from there. You can get fresh vegetables at your place. You can get fresh fruits at your place. And once both these things, along with that, we are also providing a new range that is ready to cook food. Because in today's time, it is very difficult for people, they cannot go to the hotels and all. So therefore, we are providing ready to eat also. Hygiene packing is being done in our process once we acquire the products. Then we have a customized box. You can define your own box. It's an a la carte. It's not that you have to have a specific box. You can buy whatever you want to buy. Then we ozone treat it. That is the most important, where we ozone treat it. Now in ozone treatment, what we are doing is we are looking at a situation where in the ozone, we are once we get this fruits and vegetable, we ozone treat it, because ozone treatment में क्या हो जाता है, आपका जो bacteria और virus है वो पूरी तरह से eliminate हो जाता है. Now ozone is a natural process. There is no chemical used. There is no other pesticides used. In fact, once we use this ozone process and technology, it eliminates all the bacteria and viruses. So you have a very clean vegetable and fruit coming to your place. After that is done, then we have a process where we pack it properly. So there is a very hygiene, contactless delivery that we've planned. After that, we have a delivery that happens, whether it is, if it is in small scale, we have a bike. If it is on large scale, we have a tempo that will deliver it at your location, at your gate itself. And finally, the most important, contactless payment also. So we have a digital payment option also. So this is all that we are having at Veer Agro, and that's the reason why Veer Agro. So this is where we are talking of why Veer Agro. It's a farm fresh product, ozone sanitized, no chemical treatment, natural and safe, hygienically packed. We have wellness products coming soon with us. Minimum order that we are looking at is of 350. If you order for 350, that is where we'll give you free home delivery anywhere in Mumbai. I mean to say anywhere in Mumbai, that is right from Churchgate to Boria Dahisar, we can provide you. And here on the central line from CST to Mulund, we can provide you, and on the harbour line right up to Manpur. So this is what we are currently looking at. Ready to cook food, as I said, with no preservatives. There are no any preservatives, and we have a range of shira, upma, and then we have even your poha. Then we have masale bhat, masale khichdi, and very soon coming up some more range also. Even dal, we have 3 types of dal. So you'll have the tikha dal, you'll have the ambat god dal, and then the baita varan. So these are the 3 varieties in dal that we're giving. So you can, it is ready to cook. You have to do nothing, just open the packets and cook it up. So in 5 to 10 minutes, your food will be ready, absolutely. Then you can, as I said, design your own box. It's an a la carte. It is not that specifically you have to buy the same design box that we have designed for you. You can design your own box depending upon what you want into your fruits and vegetables.
then delivery within 24 hours. The moment you book with us, the next day, that is within 24 hours, you'll get your delivery. And it's economically priced. We are priced as per as far as the market is concerned. You can check with the market price also and our price. And we are giving you all this ozonization and these kind of things absolutely within the same price range, where you don't have to pay any premium for it. So we are looking at you being safe at home. So safe shopping, safe marketing, safe vegetables, safe health, and that is what Mahaseva intends to give you. Thank you very much for listening to me very patiently. थैंक यू करण नाइक जी। ओजोन सैनिटाइज कैसे होगा और वीर एग्रो को कैसे संपर्क कर सकते हैं, फार्म टू होम को किस तरह से आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके जो डिटेल नंबर है वो कृपया चैट बॉक्स में शेयर कर दे। करण जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा, शीतल जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा। और अब मैं वापस फिर से वेलकम करूंगा हमारे जो कीनोट स्पीकर है डीबी पाटिल साहब को और राजीव सक्सेना जी को। राजीव सक्सेना जी, आपने फेसबुक पे भी सवाल ले लिए होंगे राजीव जी? यस मैं ले रहा हूँ। थैंक यू सर। पाटिल सर, एक क्वेश्चन है हमारे फेसबुक व्यूअर का, और वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई कमेटी मेंबर जो एग्जिस्टिंग कमेटी मेंबर है, अगर वो रिजाइन करता है तो उसपे से कोई वैकेंसी ओपन होती है तो उसको कैसे फिल कर सकते हैं? वैकेंसीज आवाज आ रही? हाँ, थोड़ा इको हो रहा है सर आपका आवाज। अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हेलो? हाँ आ रही सर आवाज। वो दूसरा मोबाइल जरा लंबा रखिए। दूसरा, हाँ सर, हाँ अभी आ रहा है। अभी ऑफ किया आपने, अभी आपने ऑफ कर दिया वीडियो आपका सर। हेलो, अभी आवाज आ रही? हाँ अभी आवाज आ रही है। आ रही सर, अभी आ रही है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या क्वेश्चन था, जरा रिपीट करिए फिर सर। से। अभी जो एग्जिस्टिंग कमेटी कंटिन्यू है उसमें कोई भी वैकेंसी अगर कोई वैकेंसी अराइज होती है तो कैन द कमेटी मेंबर कोऑप्ट द अनदर मेंबर? ऑप्शन में एक ही है प्रोविजन, वैकेंसी कैन बी फिल्ड इफ कमिटी हैज पीरियड ऑफ 2.5 years। कमिटी को 5 साल का टर्म दिया गया है। 5 साल में 2.5 साल का टाइम हुआ है और 2.5 साल का बचा है, 2.5 साल से कम बचा है, तो ऑप्शन इज अलाउड। Co-option is allowed only up to 2 persons, 2 seats, 2 vacancies, not more than 2. Okay. And if the vacancies are more than 2, then the vacancies are to be filled through election only. And if period is more than 2.5 years remaining period, there also election is to be conducted. These are the legal provisions as per the Constitution of India. There is a little bit difference in the MCS Act. MCS Act has ignored, not stated this portion of 2.5 years, but Constitution will prevail in case of conflict between Act and the Constitution. So, if there is a vacancy can be filled. Only up to 2 vacancies can be filled. If there are more than 2 vacancies, then one has to go for election, and vacancies can be filled only if there is period of less 2.5 years is over. ओके, डीबी पाटिल साहब, आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान सही बताया, लेकिन राजीव जी हमें ये भी समझना जरूरी है, वी आर गवर्न बाय द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड रूल्स। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में 9 मार्च 2019 से जो नया कायदा आ गया, नया चैप्टर आया, उसमें ये लिखा है द कोऑप्शन कैन बी डन। उधर कोई लिमिटेशन नहीं दिया, 2 मेंबर करना चाहिए, 5 मेंबर करना चाहिए, 10 मेंबर करना चाहिए। उधर यदि वो किया होता तो बहुत अच्छा होता था, वो उन्होंने किया नहीं है। इसके लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी आज के तारीख में स्टे है, वो लिफ्ट हुआ नहीं है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज बीन स्टेड बिकॉज ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट जजमेंट। तो आज के तारीख में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नियम है या कायदे में जो प्रावधान दिया है, अकॉर्डिंगली कोऑप्शन कैन बी डन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स। अभी इसके ऊपर नियम भी बनने वाला है, कोऑप्शन कैसा होगा, क्या होगा। जो ड्राफ्ट रूल्स है उसमें इसके ऊपर साइलेंट था, लेकिन सजेशन ऑब्जेक्शन आने के बाद
तो ऐसे एक मनस्थिति बनी है या कमेटी का ऐसा एक निर्णय आया है कि कोऑप्शन भी किस तरह से करना चाहिए वो भी वो नियम में लाने वाले हैं। वो शायद जनरल बॉडी के थ्रू ही कोऑप्शन होगा, लेकिन आज के तारीख में वो नियम इन द प्रिपरेशन में है। यस सर। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और आया था अपना इस पे चैट पे कि जो मेंबर those who are dealing in the पाटिल साहब, आप दो फोन में है, कोई भी एक फोन बंद करेंगे तो अच्छा है, कम से कम म्यूट में डाल दीजिए एक फोन। या हेलो या तो एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मेंबर जो स्टेट एजेंट है, कैन ही बी द कमेटी मेंबर, और कमेटी मेंबर में भी कैन ही आल्सो होल्ड द पोजीशन ऑफ ऑफिस बेरर, में भी सेक्रेटरी, चेयरमैन और ट्रेजरर? Committee, he cannot be a committee member. Oh, he cannot be committee member. Cannot be if he is doing business in the same society. Okay. If he is doing business in any other society, in that case he can be a committee member. Okay. तो प्रोविजन बहुत क्लियर है कि अगर वो मेंबर बाहर डील कर रहा है, अपना सोसाइटी में डीलिंग नहीं कर रहा है, देन ही कैन बी अ मेंबर। लेकिन अगर सोसाइटी में डील करता है रियल एस्टेट को लेके, तो वो उसमें कमेटी में मेंबर नहीं हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। लोग एस्टेट एजेंसी करते हैं तो बोलते हैं कि आप एलिजिबल नहीं हो, ये गलत है। एस्टेट एजेंसी उसका निजी बिजनेस है, लेकिन वो एस्टेट एजेंसी अपना बिल्डिंग में नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ही कैन डू एनीवेयर एल्स। तो इसके लिए अपना बिल्डिंग में करते हैं तो उसका वाइफ के नाम से करेगा, उसका फ्रेंड के नाम से करेगा, लेकिन वो तो लूपहोल तो आदमी लोग ढूंढने में माहिर है। तो बराबर है। हाँ, मेरा ये बोलना है। सर आपने बता भी दिया, जिसको पता नहीं कि कैसे करने का है। नहीं, हम तो फ्री सॉल्यूशन भी देते हैं ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। थैंक यू सर। एक सर क्वेश्चन है कि कैन अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ टू डिफरेंट सोसाइटी become an office bearer of both the societies? या पाटिल साहब बताइए। पाटिल सर, आई थिंक उनका नहीं, देखिए, एक ही पर्सन दो क्या 10 सोसाइटी में मेंबर है, मैनेजिंग कमेटी में वो मेंबर बन सकता है, 10 सोसाइटी में वो ऑफिस बेरर भी बन सकता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज फार एज हाउसिंग सोसाइटी इज कंसर्न। सर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो चैट बॉक्स में मुझे दिखा है, वो कैन ए मेंबर हु इज नॉट स्टेइंग इन द सोसाइटी, द सीएचएस, बिकम अ ऑफिस बेरर? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ही शुड बी अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ही नीड नॉट बी स्टेइंग इन द सोसाइटी। उसको कमिटी मेंबर बनने के लिए उधर रहना जरूरी नहीं है, वो भाड़े में देता है तो भी वो कर सकता है। ओके। दूसरा सर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑडिटेड रिपोर्ट एंड एजीएम under this COVID-19? Is there any extension or any change? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एज पर द प्रेजेंट लॉ 30 सितंबर इज द लास्ट डेट। उसमें कोई अमेंडमेंट अभी तक आया नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है कायदे में कि ये एक्सटेंशन करने का। इसके लिए गवर्नमेंट ने 27 अप्रैल 2020 को एक कैबिनेट डिसीजन लिया है। उसमें ये निर्णय लिया है कि हम लोग अमेंडमेंट करेंगे कोऑपरेटिव लॉ में, और कोऑपरेटिव लॉ को अमेंडमेंट करने के बाद वो एक्सटेंशन देने की बात हुई है, लेकिन अभी तक वो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया नहीं है, तो इसके लिए अभी तक उसका कोई आपको आगे दिया नहीं है। फॉर कोऑप्शन डज अथॉरिटीज रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजिंग कमेटी कैन कोऑप्ट। देखिए, आज की तारीख में मैनेजिंग कमेटी कैन कोऑप्ट, जनरल बॉडी कोऑप्ट करने की जरूरी नहीं है, लेकिन जो नियम आने वाला है उसमें ये लिखा है जनरल बॉडी शुड कोऑप्ट। इसके लिए यदि जनरल बॉडी लेके कोऑप्ट कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। यदि जनरल बॉडी नहीं होता है, इवन मैनेजिंग कमेटी कैन कोऑप्ट बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ द एनी रूल्स। सर एक क्वेश्चन है कि शिफ्टिंग चार्जेस, सम सोसाइटीज आर इंपोजिंग शिफ्टिंग चार्जेस, इज दिस लीगल? कैन सोसाइटी इंपोज शिफ्टिंग चार्जेस? नहीं, जब नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस ले रहे हैं तो अलग से शिफ्टिंग चार्जेस नहीं ले सकते, वो गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली आप मेंटेनेंस किसके लिए ले रहे हो? कई बार मेंटेनेंस, एक आदमी ज्यादा यूज करता है लिफ्ट एक दिन और शिफ्टिंग करता है, उसके लिए शिफ्टिंग चार्जेस लगाना ये गलत है। हाँ, कोई उसने डैमेज किया होगा शिफ्टिंग करते टाइम, वो डैमेजिंग चार्जेस आप ले सकते हो, बट शिफ्टिंग चार्ज अलग से लेना, वो भी टेनेंट से लेना, वो मुझे लगता है कि गलत है। दूसरा सवाल है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट मेंबरशिप। अभी जो नया कायदा आया है उसमें 4 प्रकार का मेंबरशिप दिया है। एक है मेंबर,
सेकंड है जॉइंट मेंबर, थर्ड है एसोसिएट मेंबर, फोर्थ है प्रोविजनल मेंबर। जॉइंट मेंबर का मतलब ये है जिसका नाम जॉइंटली आता है एग्रीमेंट में, और जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट जॉइंटली है, दे आर कॉल्ड जॉइंट मेंबर। जॉइंट मेंबर हैज ऑल द राइट्स ऑफ द मेंबर। यदि मेंबर प्रेजेंट नहीं होता है तो जॉइंट मेंबर वोटिंग कर सकता है, यस, एंड वो इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ द फर्स्ट मेंबर। यस सर। सर currently a lot of digital media people are using it. So एक क्वेश्चन है कि जो नोटिसेस हम डिजिटल मीडिया के थ्रू भेजते हैं या ईमेल पे या व्हाट्सएप पे या कोई भी और मीडिया से भेजते हैं, तो इज इट वैलिड? देखिए अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक 8 दिन पहले एक जीआर निकाला है, उसमें ये भी लिखा है कि ईमेल एंड व्हाट्सएप विच इज सेंट टू द गवर्नमेंट इज आल्सो कंसिडर, व्हाट्सएप में भी भेजा जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज ए वैलिड नोटिस एंड वैलिड एक्नॉलेजमेंट। सिमिलरली अभी हाईकोर्ट ने भी एक निर्णय दिया था, व्हाट्सएप में जो नोटिस भेजा था दैट इज ट्रीटेड एज ए वैलिड। सो देयरफॉर जब डिजिटल की भाषा अपना 24 अप्रैल 2020 का जो जीआर निकाला है, सर्कुलर निकाला है कोऑपरेटिव कमिश्नर ने, यू कैन कंडक्ट द मीटिंग डिजिटली मतलब व्हाट्सएप भी डिजिटल मीडियम है और एसएमएस भी डिजिटल मीडियम है। इसके लिए व्हाट्सएप में या ईमेल में जो भेजा हुआ नोटिस है दैट इज ट्रीटेड एज ए वैलिड नोटिस, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम। सर दूसरा एक क्वेश्चन है कि आवर सोसाइटी कुड नॉट होल्ड इलेक्शन ड्यू टू सम इंटरनल मेंबर इशू as stated by honorable sub registrar. 3-person committee had been created and post which currently administered has been assigned on our society. Now considering the delay in forming these rules and regulation for election, can we request sub registrar to approve the appointment of 3-person committee again? या नया मेंबर वही कमिटी, जब तक वो कमिटी पीरियड भले खत्म हुआ होगा बट ऑटोमेटिक एक्सटेंशन तो उनको मिल ही गया है, या नया 3 मेंबर का नाम देना चाहता है तो नया 3 मेंबर का नाम दे सकते हैं और वो नया 3 मेंबर का नाम भी इलेक्ट कर सकते हैं, ये मेंबर का नाम निकाल के नया 3 मेंबर का नाम डाल सकते हैं। Sir, if DRCL L-Ward does not use his power and act upon the defaulting office bearer, then what is the viable solution? Secretary does not circulate minutes of AGM, SGM to member. AGM was stripped for 2 consecutive years. Statutory auditor is not appointed with the due process of law. IT is never being filed by the society, but DRCS has not acted upon on my complaint with relevant proof. नहीं देखिए, कोई भी ऑफिसर उनका जो काम कर रहे हैं वो नहीं करता है तो आप एक आरटीआई यूज कर सकते हैं, आरटीआई करके एक्शन टेकन रिपोर्ट आप मांग सकते हो। दूसरा आप एक आरटीआई में इंस्पेक्शन ऑफ द फाइल भी मांग सकते हैं कि प्लीज गिव अस द फाइल ऑन द कंप्लेंट, एक्शन टेकन रिपोर्ट मुझे देखना है आपने क्या क्या किया है। और वो जब आप इंस्पेक्शन लोगे आप अपना फाइल मत लीजिए, अभी तक का कितना कंप्लेंट आया आपके पास, उस कंप्लेंट के ऊपर आपने कौन सा के ऊपर क्या क्या एक्शन लिया है मुझे सब वेरिफिकेशन करना है। जैसे आपने ये इंस्पेक्शन करने की बात करते हैं तो ऑफिसर थोड़ा अलर्ट हो जाता है, आपका काम उधर करने का कोशिश करता है। नहीं है तो आप इसके खिलाफ जो भी एक्शन नहीं लिया है उसके खिलाफ आप जॉइंट रजिस्ट्रार या डीडीआर डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट कर सकते हैं और उसको एस्केलेट कर सकते हैं, कमिश्नर के पास आप एस्केलेट कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, कैन अ सोसाइटी ऑब्जेक्ट एनी मेंबर फॉर टेकिंग योगा क्लासेस एट हिज होम? एब्सोल्युटली नो। Okay. उल्टा एक कोऑपरेटिव कोर्ट में ऐसा मैटर आया था कि योगा क्लास करने से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, ये हो रहा है, तो कोऑपरेटिव कोर्ट ने बताया कि ऐसा कुछ डिस्टर्ब योगा क्लास से होता नहीं है, ये आपका मनस्थिति है, क्योंकि योगा क्लास करना एक मना नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। We have 3 wings in our registered society. Our RG area is in front of C wing in duplex owned by a single member person. Can a single member use society full RG area for his personal use by putting compound? If no, how we can take action to remove compound by occupant of the property? पाटिल साहब जुड़ चुके हैं, राजीव जी, पाटिल साहब धन्यवाद। देखिए नॉर्मली क्या होता है, आपको पूरी सोसाइटी का कन्विंस अपना नाम से लेना है। एक बार सोसाइटी नाम से कन्विंस हो गया, उसके बाद जो भी एक्शन लेना है, यदि एक ही मेंबर उसको कंपाउंड डाला है वो रिमूव करना है तो फिर आपको एक जनरल बॉडी का निर्णय लेना है। जनरल बॉडी का निर्णय लेने के पहले आपके पास पहला तो कन्विंस होना चाहिए। एक बार कन्विंस हुआ और ये जो कंपाउंड डाला है दैट इज इलीगल कंपाउंड, क्योंकि प्लान में है ही नहीं है, तो आप
म्युनिसिपालिटी को लिख सकते हैं, हमारा जनरल बॉडी में ऐसा ऐसा निर्णय लिया है और ऐसे ऐसे आदमी ने कंपाउंड डाला है, आप आके तोड़ दीजिए, तो म्युनिसिपालिटी आके तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से एक कार्रवाई आप बिल्कुल कर सकते हो। पाटिल सर, हाँ, आप सवाल करिए उनको। Okay. पाटिल साहब। पाटिल सर, सवाल है, कैन एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिकम अ कमिटी मेंबर इन द सोसाइटी एज पर द न्यू सोसाइटी बायलॉज? ऑडियो ऑन कर रहे हैं पाटिल साहब, ऑडियो ऑन नहीं है आपका, आपका ऑडियो ऑन नहीं है। यस, गो अहेड Yes, सर। he can. अभी आ रहे हैं? आ रहे नहीं सर, आ रहे हैं। He can become member of his own society. No problem उसमें, कोई problem नहीं है। And if he देखिए कि कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका जो गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप है वो MCS रूल्स के अंडर आता है। MCS रूल्स मीन्स महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज रूल्स। तो महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज रूल्स में आपको किसी कमेटी का मेंबर बनना है तो आपके एम्प्लॉयर का परमिशन लेना है, और इसमें गवर्नमेंट आपका एम्प्लॉयर है तो आप उनसे परमिशन ऑब्टेन करिए और कमेटी मेंबर बन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर परमिशन लेना जरूरी है? हाउसिंग सोसाइटी में तो हाउसिंग एक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर MCS रूल्स में परमिशन लेना उनके लिए बेहतर है, पर जरूरत है नहीं, पर उनके लिए बेहतर। कोई आगे चल के डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फेस ना करना। ओके, कानून में तो कुछ लिखा नहीं है। दिस इज ओनली प्रिकॉशनरी मेजर। सर थोड़ा ये प्रोविजन में गया है, थोड़ा बताएंगे? Who can be associate member now? क्लियर नहीं है, आवाज नहीं। Patil sir, who can be the associate member? Associate member can be anybody appointed by the member. But they should be relatives. Okay. They should be Not relatives. necessarily. Like father. नहीं, अभी नया कायदा आप देखिए, associate member can be father, mother, brother, sister. Who can be associate member? Husband, wife, father, mother, sister, brother, son and daughter, uncle or auntie, and nephew and niece. तो इसके अलावा दूसरा कोई भी एसोसिएट मेंबर हो नहीं सकता है। वो क्लियर कट हु कैन बी एसोसिएट मेंबर का डेफिनेशन में ही दिया है। Okay. तो सर अभी जो नया जो रूल आया है, दैट मींस अगर कोई किसी ने पुराना सबमिशन किया होगा तो दैट बिकम्स इनवैलिड। बराबर है। अभी उनको अपना रिलेटिव का उनको पूरा प्रूफ देना तो पड़ेगा। फ्रेश देना पड़ेगा उनको। हाँ, उसके बाद ही उनका नाम सियासत में ऐड नहीं किया जाएगा, उनको सिर्फ 100 रुपए देना है, और he will not have the right to own the property. Okay. Okay. Can any office bearer give their flat or shop on rent? दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने वो डिस्कस किया, एन ऑफिस बेयरर नीड नॉट बी स्टेइंग देयर, तो वो भाड़े में दे सकता है। पाटिल साहब आपने देख लिया ना? हाँ, देख लिया। तो ही शुड बी रिलेटिव। या ये तो जो लिस्ट है उसमें दिया है उन्होंने, 12 रिलेटिव का लिस्ट दिया है। हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, नेव्यू, निस। यस, 12 रिलेटिव्स दिया है। हाँ, या क्लोज रिलेटिव्स दिए। या सर एक क्वेश्चन है, कैन डिफॉल्टिंग कमेटी एंड नॉन मेंबर कमेटी गो अहेड फॉर रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट साइनिंग? नहीं, अभी डिफॉल्टर डिफॉल्ट डीवी पाटिल साहब आप बताइए, कैन ए डिफॉल्टिंग कमिटी मेंबर गो फॉर रीडेवलपमेंट? Redevelopment is done by general body meeting. Correct. So basically, a defaulting committee cannot continue in the seat. So these are the two Correct. provisions taken into consideration. Okay. और सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, बहुत सारे सवाल है। आफ्टर रीडेवलपमेंट वर्जिन मेंबर्स और न्यू मेंबर्स हैव प्राइमरी राइट, किसके पास अधिकार रहता है, वेदर न्यू मेंबर और ओल्ड मेंबर? Old means outgoing member? नहीं, इनका बोलना है कि ओल्ड मेंबर मतलब एग्जिस्टिंग मेंबर, और नया मेंबर जो होता है ओरिजिनल मेंबर एंड न्यू मेंबर,
किसके ऊपर ज्यादा अधिकार है? Rehab member and sale member. हाँ, रिहेब एंड सेल मेंबर, बराबर है। नहीं मेरे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखिए, एक सोसाइटी है, उधर 40 मेंबर एग्जिस्टिंग मेंबर है, दे आर कॉल्ड ओरिजिनल मेंबर। अभी रीडेवलपमेंट होने के बाद और 60 मेंबर जुट गए, तो अभी टोटल सोसाइटी हो गया 100 मेंबर का। तो अधिकार जिसका क्या, किसका अधिकार ज्यादा है? जो 60 मेंबर है उनका अधिकार ज्यादा है, या 40 मेंबर ओरिजिनल है उनका अधिकार ज्यादा है? Majority is the thing, and only member has one right. बराबर है, Old and new are not the differentiation. एग्जैक्टली। ओल्ड मेंबर, न्यू मेंबर ऐसा नहीं होता है। मेंबर में 4 ही क्लासिफिकेशन दिया है, मेंबर, एसोसिएट मेंबर, देन ज्वाइंट मेंबर एंड प्रोविजनल मेंबर। उसके अलावा ओल्ड मेंबर एंड न्यू मेंबर ऐसा कुछ होता नहीं है। कैन ए डॉटर इन लॉ बिकम द एसोसिएट मेंबर? Yes. Okay. Can an associate member stand for the election Yes. by taking the consent of the original member? Written consent. Okay. Can a member use the refuge area of the society for his personal purpose? Cannot. No. Nursing home, nursing school, nursery school allowed in the society by the owner? No, only this legal profession, personal legal profession and classes are allowed. Okay. Is it safe to install MTNL tower? Tower, no. It is not safe, but if they want, by taking a general body decision, they can do it. Yeah. If any member of the society wants to start some consultancy business office in this flat, is it required NOC from the society? एडवोकेट और ये सीए के लिए तो कोई नहीं चल लगेगा एनओसी, हाईकोर्ट ने क्लियर किया है। बराबर है, बिल्कुल सही है। एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर देन प्रोफेशनल है तो वो धंधा कर नहीं सकता है, बट कंसल्टेंसी मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है। इवन कई लोग इंश्योरेंस बिजनेस करते हैं घर के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट का करते हैं, शेयर बिजनेस करते हैं। आई डोंट थिंक दैट शुड बी एनी इशू। क्या है, उधर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चलना चाहिए, बट सम टाइप ऑफ पर्सनल सर्विसेज कैन बी गिवन। डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंसल्ट अलाउड है। सर सवाल है, मैं ये उत्तर दूंगा, सवाल भी पढ़ूंगा। या प्लीज गो अहेड। Doctor may run an OPD, but he may not run a in-house hospital. That is true. That is but natural. OPD, only consultancy. Sir, एक सवाल है, वो मैं ही पढ़ूंगा, मैं ही उत्तर दूंगा। How is the income from MTNL tower treated? Income from MTNL is always treated as a income from house property. उसके लिए आपको रिपेयर का थोड़ा सा प्रावधान, 30% रिपेयरिंग का आपको डिस्काउंट मिलेगा, और वो मिलने के बाद 70% वो आप जो है इनकम टैक्स में आपको भरना पड़ेगा। सर, कोचिंग क्लासेस, बेबी सिटिंग सोसाइटी में कर सकते हैं? बेबी सिटिंग में भी अलाउड, बट कोचिंग क्लासेस आई डोंट नो। ओके, होम ट्यूशन अलाउड है क्योंकि वो पर्सनल यूज होता है, 5 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट तक एक ठीक है, बट कमर्शियल कोचिंग क्लासेस अलाउड नहीं है। कैन एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिकम ए कमिटी मेंबर? वो तो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया, रिप्लाई किया है। Also, if the inspection order of the registrar is not followed by the committee, what registrar can do? Inspection order is not followed by the registrar has every authority and power to Sir, registrar का power क्या-क्या है जरा बताइए ना? Registrar has a power to appoint an authorized officer to conduct inspection and seek the documents. If documents are not provided, he can take assistance of local police station also. He is empowered to that level. So registrar is not handicapped by any provision. He is highly empowered. He can do. सर, एक क्वेश्चन नॉर्मली सोसाइटीज में रहता है रिपेयर्स के बारे में। अगर किसी एक फ्लैट में लीक है, मतलब लीकेज है, तो उसका क्या प्रोविजन है हमारे बायलॉज में एक्सपेंस के लिए? हु इज गोइंग टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द रिपेयर वर्क ऑफ द फ्लैट लीकेज? Ideal I don't remember the bylaws provision. I'll say ideal provision will be 1/3 by the member who is leaking, and 1/3 by the person who is suffering, and 1/3 by the society. That would be an ideal position. Yes. Fine. What Ramesh ji says. Ramesh ji sir, I think he's on phone. This will be the ideal provision. Yeah.
Is it mandatory to submit audit report to Deputy Registrar and District Special Audit Office also? Submission to the registrar is mandatory, and submission to the district special auditor is administrative provision. You have to submit copies. They generally share the copies, and registrar also transfers the files to the DSA. So submitting to the DSA is sufficient. Okay, if the secretary is not available, सवाल ये है, if the secretary is not available, is it possible to call the managing committee meeting and take the decision? Yes. Who will call the meeting? Chairman at the committee may decide. Okay. Chairman may decide who can call the meeting, or chairman himself can call the meeting. Okay. Is a member is requesting audited balance sheet for last 10-15 years in one request, is it legally approved to provide? You cannot say what not to provide, because the act clearly has said that member can see the balance sheet, profit and loss account, and management committee list, member list, and also the there is you cannot say that we will not provide. सर आप जरा कायदा देख लीजिए. बैलेंस शीट वर्ड है, उसमें ऑडिट रिपोर्ट वर्ड नहीं है. उन्होंने ऐसा लिखा है last audited balance sheet. The word used is last audited balance sheet. Yes, sir, last 10 to 15 years. That's why it's saying. 15 years नहीं दे सकता है. Only last audited balance sheet. Okay, that can be only given. Is a copy of the act, bylaws, and the list of the committee, list of the minutes of the meeting, and the last audited balance sheet. Yes. Yes. There is the word last. Yeah. The word last is given. Yeah. So very clear that 10 to 15 years balance sheet cannot be provided. Yes. By the society. Okay. Terrace repair is it the responsibility? It is advisable to provide. It is advisable to provide. I am not saying not to provide. It is advisable, but he cannot legally demand. Correct. Correct. One more option is available to him, that he can approach district special auditor who has all the copies. Yes, yes. Okay. Under RTI. Under RTI, his office being government office, he cannot refuse. Correct. Okay. Society not willing for recording. Can we record the meetings on our cost? What do you mean by recording? Video recording. Video recording. Video recording. Video recording. Video recording is. I'll just add here. 15th March. Okay. 2010. Cooperative Commissioner has issued a circular. On 15th March 2010, Cooperative Commissioner has issued a circular in order to reduce the dispute in the society and to have the proceedings of the minutes properly. The society should endeavor and possibly do the video recording of all the committee meetings and the general body meetings. Now, especially they have said general body meetings and special general body meetings. Now, if some member wants to have the video recording, the society should facilitate video recording. And in case the society thinks that it is very costly for them to arrange such meeting, the members should be given a permission to record the minutes or record the minutes, record the proceedings of that meeting. Yeah. Secondly, the recording, video recording, if somebody is doing, I don't think society can always stop it, because it is a prerogative of the member and he can always silently also record it. So it is better that to have a transparency, better to allow. Now, this type of question has not been traveled up to High Court, and therefore we are not able to give the verdict of the court. But in a transparent environment, I think one should be allowed to do the recording. DB Patil sir, what do you say? Especially when he's. I am concurring with you. This may be allowed. Yeah. Or this possibly it's good and less troublesome if you allowed. Yeah. Correct. But if any court will accept this as an evidence, would be a question of fact and law. That's as and when that appears. Correct. Yeah.
Sir, under new law, temple is allowed in CHS? The temple is allowed through the Maharashtra Regional Town Planning Act. So if the temple has been permitted in the approved plans, then who is the society to stop it? Correct. It should be approved by the planning authority. Can society take any action against the member who is using parking of himself as well as other members parking in absence of that particular by doing dadagiri? There is sir. no solution, no solution in the act. Dadagiri. Yeah. He I cannot. think, yeah. He cannot. I think that answer can be that question can be answered tomorrow because we have a specific topic tomorrow on parking issue. Oh, parking. Yes, yes. So maybe join again tomorrow for this session. I think we are almost now close on our questions. So yeah, you Sharma can ji, conclude now. you can Yes, please take over now. Thank you, Yeah. Patel sir. Thank you, Ramesh ji, for this Thank meeting. you. Thank you. Yeah. Now Sunil Sharma, conclude. बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी का धन्यवाद। जितने पार्टिसिपेट जुड़े सभी का धन्यवाद करता हूं मैं महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से। और खास थैंक यू और आभार प्रकट करूंगा मैं हमारे पूना से जुड़े हमारे जो कीनोट स्पीकर है आज के मिस्टर डीबी पाटिल साहब, उनका धन्यवाद। और हमारे जो मॉडरेटर है राजीव सक्सेना जी, उनका धन्यवाद। और तमाम लोग जो जुड़े उनका सबका धन्यवाद देते हुए दोस्तों याद रखना कल का जो विषय है आपको रिमाइंड कर दूं, कार पार्किंग। मैं हमारे सहयोगी से कहूंगा मीटिंग आईडी और पासवर्ड शो करें शेयर स्क्रीन पर। कार पार्किंग कल का हमारा सब्जेक्ट है इन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मानसून रेडीनेस ऑफ हाउसिंग सोसाइटी बाय डॉक्टर फिक्सिट। इन दोनों विषय पर कल बात होगी, बड़ी चर्चा होगी, तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। कल जुड़िए, एडवोकेट धर्मीन विनोद संपत जुड़ेंगे, कीनोट स्पीकर हैं, और मृदुल गुप्ता जो डॉक्टर फिक्सिट हैं सीनियर मैनेजर, दोनों जुड़ेंगे। तो कल का विषय आपको बता दिया मैंने दोस्तों, आप नोट करके रखें। कल ठीक 8 बजे, शाम को 8 बजे हम मिलेंगे आपको। और आपको यदि इनविटेशन वगैरह नहीं मिल रहा है तो मेरा नंबर ले लें, मैं शेयर चार्ट में भी शेयर कर देता हूँ, 9920378133। ये मेरा नंबर है। आप मैं चार्ट बॉक्स में भी शेयर कर रहा हूँ। आप जिन लोगों को इनविटेशन नहीं मिल रहा है कृपा करके इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं आपको ये जो हमारे डेली कॉन्फ्रेंस के इनविटेशन है वो पहुंचा सकूं। ये मेरा नंबर है, सुनील शर्मा। दोस्तों सभी का धन्यवाद, और कल ठीक 8 बजे मिलेंगे आपसे। और इसी तरह की जो अवेयरनेस के और एजुकेशनल हमारे जो टॉपिक होते हैं उनसे जुड़े और आप अवेयर होइए इस कोरोना संकट काल में। और बिल्कुल ही जो कोरोना तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ इसको फाइट दे सकते हैं अपने घरों में रहकर। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। कल तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, आपके दोस्त और होस्ट को सुनील शर्मा को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देख सकते हैं आप कल का जो हाउसिंग कॉन्फ्रेंस है उसका इनविटेशन जो है, हाउसिंग कॉन्फ्रेंस, हमारे कीनोट स्पीकर हैं एडवोकेट धर्मीन संपत, मृदुल गुप्ता और मॉडरेटर एडवोकेट नरेश भाई, तीनों का। और थोड़ा जूम करें ताकि आईडी पासवर्ड भी लोग देख सके। और ये आईडी पासवर्ड है कल के जूम का, ताकि इस आईडी पासवर्ड से आप क्लिक करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। और यदि आपको इनविटेशन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं रेगुलर सब लोगों को, मेरे जो हमारे फैन फॉलोइंग, हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे जितने करीबन, उनको तो डेली इन्विटेशन पहुंचाता हूँ गुड मॉर्निंग के साथ में। सुबह सुबह उनको इन्विटेशन मिलता है हमारे डेली कॉन्फ्रेंस का, शाम का 8 बजे का। देख सकते हैं आप हमारे ये पासवर्ड आईडी, और कल 17 जून इस सब्जेक्ट पर। तो नोट कर लीजिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए पासवर्ड आईडी के, ताकि कल जुड़ सके आप ठीक 8 बजे। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कार पार्किंग और मानसून रेडीनेस, जो मानसून तैयारी कर रहा है उस पर कैसे निपट सकते हैं हाउसिंग सोसाइटी में। डॉक्टर फिक्सिट आपको बताएगा उपाय। तो जरूर जुड़े कल के लिए दोस्तों। महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। जितने पार्टिसिपेट जुड़े दोस्तों, फेसबुक पे तमाम जितने लोग जुड़े, उन सभी का धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।